आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। लोग यूं कहते हैं अपने किस्से, जैसे वो शाहजहां थे पहले। आज शहरों में हैं जितने खतरे, जंगलों में भी कहाँ थे पहले। अजहर इनायती का ये शेर है और बड़े भोले से दिखते हैं, घर के बुजुर्ग जैसे, और बड़ा मीठा सा गाते हैं तरन्नुम में। जंगल काटकर शहर बसा देने पर एक लंबी बहस है, पर ये बात कही जाने लगी है कि शहरों में होने के कुछ खतरे ऐसे हैं जो जंगलों में भी नहीं है। बालकनियों से बाहर झांकने में डर लगता है, मुझसे पूछें दिल्ली के प्रदूषण के हाल। मैं खांसी का मरीज हूँ। कभी लगता है कि मास्क लगा लिया, वैक्सीन लगा ली, तो अब मुझे क्या। लेकिन ग्रीक नंबर्स की जर्सी पहने नए नए वेरिएंट्स आने लगे हैं, आते जा रहे हैं। तो जैसा विद्वानों ने कहा है कि सतर्कता कायरता नहीं है, तर्क वितर्क भी करते हैं तीन तालिये, पर सतर्क भी रहते हैं। तो शुरू करते हैं कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और कुलदीप सरदार के साथ आज तक रेडियो पर तीन ताल का 60वां एपिसोड। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत सच्चाए हुए हैं। सच्चाया हुआ ये शहर है। वाह वाह। ये हवा सच्चाई हुई है। ये महीना, ये मौसम, ये चिपचिपाहट, ये धुंध, सब सच्चाया हुआ लग रहा है। और शहरों को जंगल बताकर तुमने जो मुझे वाइल्ड लाइफ का आनंद दिया है। मैं बहुत प्रेमी हूँ जंगल का। अभयारण्य में हैं हम। हाँ, और जिस तरह की वाइल्ड लाइफ हमारी हो गई है, मैं आनंद ले रहा हूँ। पग पग पर खतरा, और खतरे में जीने का मजा ही कुछ और है। और एजेंडा आज तक से लौटे हुए चेहरे नजर आ रहे हैं। कैसी रही बहस? आज सुन के आए आप एजेंडा आज तक लाइव? हाँ, कुछ नया कुछ पुराना। नए में कुछ नए चेहरे और उनकी नई बातें, कुछ सिनेमा के कलाकार, कुछ राजनीतिक गलियारों के वो चेहरे जो टीवी पे कभी कभी दिखाई देते हैं, और कुछ चीज़ें वही पुरानी थी। तो मतलब आप यूं समझ लें कि दाल और सब्जी ताज़ी बना ली गई है, रोटी और चावल फ्रिज में रखा था कल का। सब मिला के गरमा के खा लिया है। आज सुबह शुरुआत हुई कन्हैया भैया की किनकिनाहट से, और मैं निकल गया जब राकेश टिकैत भैया बक्कल तार दिए। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी करनी थी तीन ताल की। तीन ताल के लिए मैं बहुत सारे फिल्मी कलाकारों को छोड़ आया हूँ। आयुष्मान खुराना जो मुझे पसंद है, मैं उनको सुनना भी चाहता था, पर उन सबको छोड़कर हम तीन ताल करने। लेकिन एक चीज़ है, स्पॉटिफाई रैप्ड, स्पॉटिफाई जो प्लेटफॉर्म है, साल भर का डेटा बता रहा है कि आपने इस साल कौन सा म्यूजिक ज़्यादा सुना, आपके टॉप 5 पॉडकास्ट कितने थे, कितने मिनट किस पॉडकास्ट को दिए। तो उसमें तीन ताल की धूम मची हुई भाई साहब। अरे भाई साहब, कुछ लोगों ने 2000 से ज्यादा मिनट दिए हैं। भैया बहुत बहुत शुक्रिया। और एकदम हम लोग तो लौट गए हैं खुशी से जब से आप लोगों ने टैग करना शुरू किया है। और जरा 5 स्टार इत्यादि इत्यादि देकर कहीं वोट हो टॉप पॉडकास्ट की, तो हमको वोट भी कर दीजिएगा। थोड़ा सा कमाए हम लोग भी नाम। अच्छा, हमको एक बहुत गुलाबी सी खुशी पॉडकास्ट है की दुनिया में। बड़ी गुलाबी सी खुशी है। आज तक 2000 रुपया हमको कोनो गिफ्ट में नहीं दीस, गुलाबी वाला। लेकिन 2000 मिनट दे दीस। हम यही कृतार्थ हो गए। अरे बहुत। समय सबसे कीमती है। तो अगर वो स्पॉटिफाई पे सुनने वालों में से किसी ने अभी ये स्पॉटिफाई रैप्ड ना देखा हो, आप अपनी ऐप पे जाओ, वहाँ पे रैप्ड करके ऊपर ही दिखेगा, आप उस पर क्लिक करो, आपका डेटा मिलेगा उसमें। अगर आप तीन ताल सुनते हो तो आप उसको शेयर कर सकते हो ट्विटर पे, आज तक रेडियो को मेंशन करके, ताऊ बाबा और मुझे मेंशन करके, और हम लोग उस पर जवाब देंगे, उसको आरटी करेंगे। तो बाबा, ये दिसंबर का पहला तीन ताल है। पिछले बेबाक बुधवार में लोगों ने आपको मिस किया। बेकैफ था दिसंबर। हाँ नहीं, पहले मैं रिकैप कराता हूँ उसका ना, पहले रिकैप जरूरी है। तो वो महान विचारक अल्ताफ राजा ने ये कहा है कि तुम गैर हो रही थी, अक्टूबर आ गया था, दुनिया बदल चुकी थी, मौसम बदल चुका था, जब आ गया नवंबर ऐसी भी रात आई, मुझसे तुम्हें छुड़ाने सजकर बारात आई। आगे आप पूरा करो। बेकैफ था दिसंबर, जज्बात मर चुके थे। और इस बार कमाल है, ये लाइन पढ़ते हुए मुझे हंसी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि ये जो नवंबर में आई थी ना,
इस बार 25 लाख शादियां हो रही हैं दिसंबर से फरवरी के बीच में। तो जो नवंबर का शेर था वो दरअसल दिसंबर के लिए सही है इस बार। तो बेकैफ था दिसंबर, जज्बात मर चुके थे, मौसम था सर्द उसमें अरमा बिखर चुके थे। तुम तो ठहरे बुर्जुआजी, साथ क्या निभाओगे। लेकिन और बन के कन्हैया कुमार एक दिन कांग्रेस पार्टी चले जाओगे। लेकिन इसमें एक पता है, हम लोग पूरे ऐसे 12 महीने हो गए हैं और हम लोग अल्ताफ राजा महान विचारक को याद करते हुए आ रहे हैं, लेकिन बहुत लोग ये समझते हैं ये लिखा भी उन्होंने है, पर ये असल में ज़हीर आलम नाम के एक सज्जन ने लिखा है। बहुत जहरीला लिखा आलम भाई ने। हाँ, अरे भाई साहब, मतलब लोग ये समझते हैं कि, और हम लोगों ने भी उसको वैसे बरत लिया है कि अल्ताफ रजा जो है ना वो ठाकुर प्रसाद पंचांग है। 14 तक की गिनती माधुरी दीक्षित सिखाइश और कैलेंडर का महीना अल्ताफ। और एक महत्वपूर्ण तारीख आती है दिसंबर में, और वो तारीख है 6 दिसंबर। और जैसे व्हाट अबाउटरी के ना अपने अपने कल्चरल सिनोनिम्स हैं हर जगह। जर्मनी में कुछ होगा, वहाँ कुछ होगा। अपने यहाँ एक हाल फिलहाल में निकला कि 84 में कहाँ थे। जब लोग 2002 के दंगों की बात करते थे तो काउंटर आता था कि 84 में कहाँ थे। पर मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ, बाबा ने जिक्र किया था, मुझे पता नहीं वो मेटाफोरिकली कह रहे थे गाय को सानी देने वाली बात या वो सच थी, कि 6 दिसंबर 1992 को आप दोनों लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे। सब कुछ याद नहीं होगा, पर जो भी याद है उस समय कहाँ थे, कैसे खबर मिली पहली बार पता चला कि मस्जिद ढह गई है। हाँ, तो मस्जिद तो नहीं ढही थी। हिंदुस्तान में 6 दिसंबर की तारीख जिस वजह से याद की जानी थी वो कभी याद नहीं की गई। जिस वजह से याद नहीं की जानी चाहिए थी उसी वजह से याद की जा रही है। 6 दिसंबर का मतलब हो गया है बाबरी विध्वंस, जबकि 6 दिसंबर का मतलब है दलित चेतना, दलित आंदोलन और भारत को एक प्रगतिशील संविधान की तरफ ले जाने वाले नायक का महापरिनिर्वाण दिवस। 6 दिसंबर को 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर अपनी आखिरी नींद सोए। तो बहरहाल, तो हम 6 दिसंबर 1992 को जब याद करते हैं तो उस याददाश्त में वही है, सारी की सारी चीज़ें, गाय की सानी, चारा, जो कुछ मैंने कहा था उसमें कुछ भी अनुप्रासित नहीं था, कुछ भी व्यंजनात्मक नहीं था, कुछ भी अलंकरण नहीं था। आप रायबरेली में थे? हम रायबरेली में थे, हमारे पिताजी रायबरेली में थे, छोटा भाई रायबरेली में था, माताजी अयोध्या में थी। ये अच्छा लगा मुझे, क्रम परिवार में पहले सबको बता दिया, रायबरेली में थे, माताजी अयोध्या में। और माताजी हमारी बाबरी मस्जिद पे चढ़ने वाली पहली महिला थी। अरे कई रहस्योद्घाटन 3 साल चढ़े थे वो उसे मस्जिद नहीं बुलाते थे। हाँ। उनके मुताबिक वो एक ढांचा था। हाँ, विवादित ढांचा, स्ट्रक्चर, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। और दिन भर, क्योंकि कोई मोबाइल नहीं है, कोई व्हाट्सएप नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं है, कोई पीसीओ का नंबर नहीं है, और वहाँ पे जब माता जी गई हैं तो सबको घर में चिंता भी है कि किस स्थिति में होंगी, कैसी होंगी और क्या हुआ वहाँ पे दिन भर। क्योंकि जिस तरह की खबरें शहर में 4 साढ़े 4 बजे तक छन छन के पहुँच रही थी, कई लोग बहुत तेजी से साइकिल या मोटरसाइकिल से चलते हुए आते थे और कहीं पे रुक के कहते थे कि ये हो गया है, और फिर वो आगे बढ़ जाते थे। वही सूचनाओं के स्रोत। हाँ, वही थे। और यहाँ पे फिर अचानक से वो लोग, अरे सुनो सुनो, ये राम मनोहर यहाँ आओ, है ना, तो राम मनोहर भी आ गए। ए छुट्टन यहाँ आओ, छुट्टन विभाग के आ गए। अरे गिराए दीन, जानो गिराए दीन, कहे कुल गिराए दीन, कहे 2 गिर गए हैं, एक में लगे बहुत जबर, एक में जुटे हैं सब, अब गिर नहीं पावा। तो इस तरह की कहानियां चल रही थी। तो एक तरह से पूरे शहर को, और मुझे लगता है कि ऐसे कई सारे शहरों में ये स्थिति रही होगी, सबको शाम को बीबीसी लंदन के प्रसारण का इंतजार था कि वह सच बोली हैं। और शाम को जब क्रमवार ढंग से उन्होंने बताना शुरू किया कि 12:30 के करीब पहला, फिर 2:25 के करीब दूसरा, या मेरे ख्याल से 4:15 साढ़े 4 में तीसरा गुंबद गिरा, तो वो जो मेरे ख्याल से रामदत्त त्रिपाठी और ये सब लोग वहाँ पे थे, मधुकर उपाध्याय थे वहाँ। तो इस ट्रांसमिशन को सुन करके, क्योंकि बीबीसी जो है ना वो भरोसे का नाम था। बीबीसी के बारे में ये था कि अगर वो कह दें कि आज सूरज जो है पश्चिम से निकला तो लोग मान लेंगे कि वो पश्चिम से निकला। ये स्थिति थी बीबीसी। निकल भी सकता था एक टाइम में। हाँ, इतनी ताकत थी उनके पास। और वो लोग ऐसे रहे हैं कि पश्चिम से निकालते रहे। तो ये सारी की सारी चीजें थी। जो ज्यादा रोचक रहा वो 6 दिसंबर की
रात के बाद का बिल्डअप है, क्योंकि जैसे जैसे ये पुष्ट होके खबर चारों तरफ पहुंचती है, और नरसिम्हा राव की सरकार है तो दूरदर्शन से आप बहुत अपेक्षा नहीं कर सकते हैं डिटेलिंग की, और प्रशासन एकदम उस तरह का है। और ये सुनने में आ रहा है, फिर अफरा तफरी चारों तरफ मची हुई है कि कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और उनका एक लाइन का मैसेज है जो पूरे शहर में आग की तरह फैल चुका है कि मैं जिस लिए आया था वो काम मैंने पूरा कर दिया, अब मेरी सरकार रहे या ना रहे। अचानक से उनकी तुलना चंद्रशेखर आजाद से कि खुद ही इस्तीफा दे दिया, साले क्या हटाओगे हमको। तो इस तरह की कथाएं बननी शुरू, और इनको प्रसारित करने का एक बड़ा तंत्र पूरा वहां पे ग्राउंड पे मौजूद, जो उस विक्ट्री को घर घर पहुंचाने में लगा है। रात में कुछ लोगों ने मशालों के जुलूस निकाले, अगले दिन कुछ लोग मोटरसाइकिलों पे भगवा ध्वज बांध के घूमते नजर आए, जगह जगह पे संगोष्ठियां, बैठक, लोगों ने मिलना शुरू कर दिया। अचानक से बहुत पुराने लोग निकल करके मिलने लगे, अरे पता है आपको ऐसा हो गया, हाँ भाई साहब ये तो ये ऐसा है। तो इस तरह की चीजें, इस तरह की छवियां, और इन सारी चीजों में 90% उल्लास बनाने वाला व्यक्ति भी, जिसके दिमाग में 80% 90% उल्लास है, उसके दिमाग में भी 10 से 20% एक अघटित खतरे का भय है। और अघटित खतरे का भय ये है कि अब इसके बाद क्या होगा, क्या शहर जलेंगे, क्या कर्फ्यू लगेंगे, पुलिस का फ्लैग मार्च होगा, क्या तो उसका नाम हुआ करता था जो रैपिड एक्शन फोर्स वाली वज्र का सायरन हूटर बजता हुआ है ना, और वो सफेद सी कैमोफ्लाज वर्दी में से कूदती हुई पहनी हुई वो महिलाएं और वो पुरुष जिनके पास 303 और SLR राइफल्स थी, वो पूरा दृश्य है। तो 6 तारीख से 9 तारीख तक की जो कथा है वो ऐसे ही दृश्यों की एक बिना रुके चल रही फिल्म है। ये याददाश्त है इसकी। घर में मैंने पहले जैसे बताया था, धान के बोरे हैं, स्कूल का झोला है, बरसीन और भूसा मिला करके डलवा है, गाय को डाला जा रहा है, एक रेडियो है फिलिप्स का जिसके ऊपर सफेद कुरैशिया का कवर है और जिससे BBC सुना जा रहा है। 6 दिसंबर 1992। ताऊ आप कहाँ थे? हम थे अयोध्या से बहुत दूर भागलपुर में। हमारे यहाँ अघटित खतरे का भय नहीं था, हमारे यहाँ एक घटित घटना की पुनरावृत्ति का भय था। 3 साल पहले भागलपुर में दंगे हुए थे, जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए दंगे थे। जब वो ईंट वाली जो यात्रा निकलती थी ना, उसके बाद ही दंगे वहां हुए थे, भयावह दंगे। लोग गुजरात करते हैं, हकीकत यह है कि भागलपुर बहुत ज्यादा डरावना था। ऑफिशियल फिगर गुजरात से शायद ज्यादा ही होगा उसका, अभी भी रिकॉर्ड टाइप बनाया था उन्होंने। मैं अपने छात्रावास में था। BBC की पुष्टि के बाद एक गजब सा उल्लास का माहौल बन गया। तालियां पीटने लगे लोग, नारे लगाने लगे प्रांगण में आकर। मैं खड़ा था और मैं बहुत जोर से चिल्लाया और रो पड़ा। मुझे खींच थी, मैं किसी से क्या बहस कर सकता था, तो मैं बस रो पड़ा। और वो जो है दर्ज हो गया छात्र इतिहास में कि ये रोया था। सब लोग जिस दिन खुश थे, ये रोया था, अंदर से ये कुछ और है ना। तो वो बहुत दिनों तक मैंने वो छवि ढोई, कहीं ये वो तो नहीं। और मेरे मन में ये बात थी कि मैं क्यों रोया था, उतनी समझ तो थी नहीं। तो मुझे लगता है कि एक वही जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि तरीका गलत था। अगर सब कुछ मान लिया जाए तो भी तरीका गलत था। और उस बात का मुझे क्षोभ था कि मेरे देश में इस तरीके से अगर कोई डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया जा रहा है। मैं कॉलेज में पढ़ता था, समझदार तो था, बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट आदमी जैसे जैसे बड़ा होता है उसको समझ में आता है। मैं यह भी मानता हूँ कि मंदिर की जो लड़ाई है वो बहुत पुरानी है। वो आडवाणी जी ने शुरू नहीं की थी, आडवाणी जी ने तो उसको राजनीतिक रंग दिया था। बहुत पुरानी लड़ाई थी, इसका समाधान निकलना ही चाहिए। 2 समुदायों को अगर साथ में रहना है, और किसी एक बहुत बड़े समुदाय की, मतलब पूरे देश में बाय द वे मंदिर के लिए कोई फीलिंग नहीं थी। वो यूपी में थी और कुछ जो तोगड़िया बाल ठाकरे टाइप के नेता थे, उनके चलाए हुए अभियान उसमें जुड़ गए थे। पर हाँ, मैं मान सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जबरदस्त फीलिंग थी एक कि मंदिर वहीं बनना चाहिए। अनलाइक शिवसेना का असर थोड़ा सा था महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, खासकर हाँ, वो में बाल ठाकरे के उत्तेजना में थे लोग। अहमदाबाद और आसपास भी उसका आंदोलन मजबूत। दूसरा ये था कि मुझे अयोध्या में कई लोग मिले अहमदाबाद के, थे उसमें शामिल थे, शिवसेना वाले आगे आगे थे, अहमदाबाद के गुजराती लोग आगे आगे थे। पर उसमें ये था, सिर्फ मेरा मत शायद मैं रोया इसलिए था कि यह बात सही है कि काशी की तरह यहाँ काशी में शिव का जन्म नहीं हुआ था, शिव जन्मे नहीं थे। और काशी में मंदिर स्टैंड करता था, मस्जिद के बगल में
मंदिर अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था, महाराजा रंजीत सिंह ने कुछ दिया था, ऐसे ही वहाँ कई राजा मान सिंह ने बनवाया था। तो वहाँ पे एक मंदिर एग्जिस्ट करता था मथुरा में, जिसको जन्मस्थान बोलते हैं, इनफैक्ट ईदगाह को भी जन्मस्थान ईदगाह या मस्जिद बोलते हैं। उसके बगल में मंदिर था, भव्य मंदिर। अयोध्या में शायद मंदिर बनाने की उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की, और वो उस बाड़े को, दीवार को, मस्जिद की दीवारों को सबको पूजते रहे, सीता रसोई, राम चबूतरा, क्या क्या नाम देकर। तो आप जब पूरा सब कुछ समझते हो तो लगता है कि यार दोनों पक्षों को मिलकर बैठकर इसको सुलझा लेना चाहिए था, अगर ऐसी जबरदस्त आस्था जुड़ी हुई तो। पर अगर नहीं हुआ, ये फैसला हो गया कि भाई अदालत से ही आएगा, तो फिर उसका इंतजार होना था। ये बहुत कठिन होता, आज भी अदालत के फैसले के बाद भी ये बहुत ही कठिन होता कि क्या करें। अगर फैसला सपोज हिंदुओं के हक में होता तो मस्जिद का क्या करते। एक आजकल चलता है कि आप पूरी चीज को उठाकर कहीं और पहुंचा देते हो। मुझे बस शायद मैं इस तरीके को, उस तकनीक पर भरोसा नहीं था कि ये कहीं क्रेन में अगर पैसे में खा गए, करप्शन हो गया तो बीच में स्ट्रक्चर बहुत बुरा। मैं 2-3 दिन तक बहुत बेचैन रहा था। हालांकि उसके बाद कोई व्यापक दंगे वहां पर नहीं हुए। भागलपुर एक बार झुलस चुका था बुरी तरह से, उन्होंने उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने दी, पर देश भर में दंगे बाद में हुए। मुंबई में ब्लास्ट हुआ 93 में, जिसमें कि बहुत सारे लोग मारे गए। दंगे भी हुए मुंबई में, भिंडी बाजार वगैरह में काटपीट। उसका दुष्परिणाम इस देश ने काफी दिनों तक भोगा। दूसरी बात है कि वो दाग और दाग दोनों अभी भी लगे हुए हैं। एक चीज है कि वो उस दिन स्ट्रक्चर अगर नहीं गिरता तो वर्डिक्ट शायद ये नहीं होती। हाँ, चूंकि खुदाई फिर कैसे होती, खुदाई का भी मामला है। दूसरा ये है कि ये स्ट्रक्चर गिर गया है इसलिए आपको दे रहे हैं ये वहां पे, क्योंकि अब मस्जिद एग्जिस्ट नहीं करती है, वरना डिस्प्यूट में तो बहुत सारा रहता है। और इसीलिए एक बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि किसी भी 47 के बाद के स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा जाएगा। नहीं, सरकार रूलिंग नहीं है, सरकार ने कानून बना लिया। इसके ऊपर सरकार ने कानून बनाया है कि नहीं होगा कुछ। अब तो उसको बचाने के लिए जब वो रूलिंग है, तो अब उसका जो बेसिस हो सकता था वो स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो वहां पे मेजॉरिटी के पक्ष में वो निर्णय जाता हुआ आपको। पर उस कानून में भी एक छेद है ना, 47 में जिस तरह से जहां पर जो जैसा था उसको आप कुछ नहीं कर सकते, बशर्ते कि 47 में उस पर कोई विवाद नहीं चल रहा था। तो मंदिर के मामले में वो भी थोड़ा सा एक ट्विस्ट था। खैर, देखिए बहुत आसान है कहना, मैं भी कहता था। इनफैक्ट इलस्ट्रेटेड वीकली में एक सीरीज आई थी कि क्या करना चाहिए उस जगह का, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था टॉयलेट बनवा देना चाहिए, स्कूल बना देना चाहिए, अस्पताल बना देने चाहिए, हमें मंदिर की क्या जरूरत है। मैं तो जाता नहीं, पर मैं समझता हूँ कि मंदिर, मस्जिद ये सब जगह हैं जहाँ लोगों को जाने की जरूरत होती है। आदर्श जीवन में तो वहाँ पे कोई बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट भी हो सकता था, और ये लोग जो बना रहे हैं अगर वो मॉन्यूमेंट हो तो बहुत अच्छा होगा, बहुत सारे लोग जाएंगे। अब तो फेथ अकॉम्प्ली बोलते हैं उसको, अब तो हो चुका है और स्वीकार करते हैं लोग, और एक बहुत बड़ा वर्ग इस देश का खुश है। बाय द वे, कई सारे मुसलमान भी खुश हैं कि जाओ बला टली, एक ही बात को लेकर पड़े हुए थे, मेरे सर से टली बलाए। अब दूसरे भला जगह हुआ मुसलमान मोरी नमाज गगरी पढ़ने थोड़े फूटी, जाएगा। मैं तो पनिया भरन से छूटी, मोरे सर से टली बलाए। अरे उन्हीं रफीक शादानी का ही तो है, जब राम का मंदिर बन जाई तो जोशी सिंघल का करी है। और एक और बहुत बढ़िया, और उनकी सही आई, सिंगल रहे नहीं, जोशी कुछ करिए नहीं। हाँ, वो करे लायक कुछ नहीं रह गए। लेकिन एक और शेर बंद है कि मंदिर और मस्जिद का यूं झगड़ा मिटाया जाए, बीच में दोनों के मैखाना बनाया जाए। दंगे करवाएंगे भाई। चुटकुला बहुत चल रहा है, देखे हो व्हाट्सएप पे नहीं देखे? अरे एक चुटकुला चल रहा है कि एक आदमी बहुत ही भूखा था, बहुत, और कोई उपाय नहीं था उसके पास। मंदिर के सामने जाके मांगने लगा, किसी ने कुछ नहीं दिया। लोग आते थे जाते थे। मस्जिद के सामने गया, वहां भी किसी ने कुछ नहीं दिया। निराश होकर गुजर रहा था, बार के आगे से गुजरा। हाँ, लोग गिरजा गुरुद्वारे सबके सामने से वो भूखा वहां से पी के एक आदमी निकल रहा था, उसको जाके उसने पैसे मांगे कि मुझे खाने को दो। उसने कहा कि क्या तो भूख लगी है तुम्हें? बोला हाँ, कुछ भी दे दीजिए, मैं खा लूंगा। बोला क्या बात कर रहे हो, चलो किसी रेस्टोरेंट में तुमको खिलाते हैं। मैं खाने में ही वहीं, हाँ, जो मॉडल शॉप टाइप, वहीं पे जाके उसको पेट भर खिलाया, कोरमा, रोटी, पुलाव सब खिलाया उसको। तब उसने कहा कि यार भगवान तो यहाँ रहते हैं, एड्रेस गलत दे देते हैं। नहीं, भगवान की तरफ देख के उसने आसमान की तरफ, ये लतीफ़ा हम और ताऊ दोनों साथ सुन रहे थे, तो मैं उसको वैसे ही ले आता हूँ कि उसने ऊपर देखा और कहा कि ये गजब है, रहते कहीं हो और एड्रेस कहीं का।
वो बिहार विधानसभा परिसर में खाली बोतलें मिली। तेजस्वी यादव बड़े निराश थे कि खाली थी। खाली इसलिए थी कि पीली थी। खाली पीली सोचने का नहीं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक मुझे ये लगा कि बिहार के डीजीपी, हाँ वो दारोगा नहीं, डीजीपी बोतलों के आसपास घूम रहे थे सुराग लगाने के लिए कि कुछ सबूत मिल जाए। डीजीपी स्तर के आदमी को आपने उस काम में लगा रखा है जो 99% दुनिया में अपराध भी नहीं है, और वो बैठ भी रहे हैं। एक नीतीश कुमार को खुश करने के लिए वो आदमी पी हुई बोतल सूंघ रहा है। ये औकात है ये आईपीएस ऑफिसरों की आज। अच्छा, हमका ये नहीं समझ में आवा कि मान लो कोनो मनई बोतल में पानी लेके निपटान बदे गवा रहा हो तो हाँ, अब कहिए कि हुआ गूं तो रहा नहीं और कुकुर खाए गए हुई है तो और आदमी विधानसभा के अंदर थोड़ी न पिया। आई बाहर लाइक योर किया। थिंकिंग। डीजीपी साहब बोतल सूंघे कि नहीं सूंघे? काफी रैशनल थिंकिंग है। कभी कभी उनको शर्म आती होगी, मैं जानता हूँ डीजीपी लोगों को भी शर्म आती है। अकेले में आए, बाथरूम में आ जाए, कभी कभी बहुत जोर से आ जाए। हाँ, अक्सर टोपी पहनते समय जब वो अपना बैलेट ठीक करते हैं सर पे, बस वही एक क्षण होता है जब लगता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। क्या कर रहे हैं? इतनी हत्याएं, इतने बलात्कार, इतनी चोरियां, इतनी, अभी तो वहां चुनाव का मौसम है तो मर्डर का भी मौसम है, ये सब हो रहा है। उस राज्य में आप एक बोतल रॉयल स्टैग की खाली बोतल, वो भी उसके आसपास ऐसे घूम रहा है जैसे जेम्स बॉन्ड हो। अभी अपन इसकी बात कर रहे थे राम जन्मभूमि आंदोलन की। बहुत लोग उसमें अपनी सहभागिता को गर्व से जोड़ते हैं, प्राउड से। और पिछले हफ्ते भारतीयों ने एक और वजह से बहुत गर्व महसूस किया। उस वजह का नाम है पराग अग्रवाल। वो आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए भारतीय मूल के टेकी जो अब ट्विटर के नए सीईओ बन गए हैं। पर मैं जब ये खबर आई तभी मैंने सोचा था कि मैं ताऊ से पूछूंगा, आप वाकई सच में आप प्राउड फील कर पाते हैं क्या ऐसी खबरों पे? क्योंकि उसमें बहुत सारे पेज है कि अब वो इंडियन कितना है, इंडियन टैलेंट बाहर जा रहा है, इस तरह के मीम्स वायरल होते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका, सारा टैलेंट तो वहीं जा रहा है। तो हमें एक्चुअली गर्व उस पर करना चाहिए कि नहीं? मुझे गर्व होता है, ये एक अचीवमेंट है तो गर्व होना चाहिए। एक भारतीय जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में जिसने पढ़ाई की, यहाँ से वह आगे बढ़ा, इंजीनियर बना और वहाँ जाकर स्टैनफोर्ड में पीएचडी की, ट्विटर में नौकरी की, वहाँ तक ठीक है। पर उसके शीर्ष पर पहुंच जाना, एक भारतीय मूल के उसी समाज से होकर मैं भी आया हूँ, तो मुझे गर्व होता है। मुझे प्राउड इंडियन, प्राउड हिंदू वाला मुझे समझ में नहीं आता है। एक्सीडेंट पे मैं गर्व नहीं कर सकता। मेरा इंडियन होना एक संयोग है, घटना है, दुर्घटना नहीं है, घटना है। इस पे मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, मैंने इसे अचीव भी नहीं किया। लेकिन मैंने अपने जीवन में जो अचीव किया है, या पराग ने जो किया, या सत्या नडेला ने जो किया है, मैं उसके लिए खुश हूं। मैं उसके अचीवमेंट पर गर्व करता हूं, क्योंकि वह एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के क्वेश्चनेबल एजुकेशन सिस्टम से बढ़कर, देखिए ट्विटर एक देश समान है, ये सब ना किसी देश से बंधे हुए नहीं है। ट्विटर हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, ये सब देश से बंधे हुए नहीं है। वो अमेरिका में हेडक्वार्टर हो सकता है उनका, पर दुनिया उसकी भारत ही है, सबसे ज्यादा यूजर भारत में है। तो उस लिहाज से उस जिस प्रोडक्ट को मैं उपयोग करता हूँ, गर्व होता है मुझे कि किसी भारतीय ने बनाया जो मेरे जैसे ही कॉलेज स्कूल में पढ़ता था। वो कोटा का रहने वाला लड़का, आईआईटी बॉम्बे में पढ़ने वाला लड़का अगर कर ले, बहुत बड़ी बात है। सबको ये मिलता नहीं है सौभाग्य कर पाना, पर इंडियन होने पे गर्व, मुस्लिम होने पे गर्व, हिंदू होने पे गर्व, ये वाली बात नहीं। आप अपनी मैट्रिक पास हो जाने पे गर्व कर लो यार, क्योंकि आपने किया है। अरे पराग के घर में अब तक 50 फोन पहुंच गया होगा अग्रवाल अग्रसेन महासभा वगैरह का कि हम सम्मानित करना चाहते हैं। हाँ ना, और हमको मुझे ये लगता है कि अगर पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ नहीं बनते तो अग्रवाल स्वीट्स की सारी मिठाइयाँ बेकार हो जाती। हाँ, उसको तो अग्रवाल अब एक कारण मिल गया है, अग्रवाल स्वीट की मिठाई खाने का, कि अग्रवाल से होता है। लेकिन एक चीज़ बताएं, ये जो टेक कंपनीज के चीफ होते हैं, इनकी जो वेशभूषा होती है वो बहुत ही टी शर्ट जीन्स जैसी होती है। जैसे मार्क जकरबर्ग को आप हमेशा देखेंगे प्लेन ग्रे टी शर्ट पहनते हैं हमेशा, वो एक ही कलर। और मैंने इनकी जितनी तस्वीरें देखी पराग की, बात के दौर की, वो सारी ब्लैक टी शर्ट पहने हुए हैं, उसी प्लेन ब्लैक टी शर्ट। अब बहुत फॉर्मल हुए तो उसके ऊपर एक जैकेट डाल ली। हाँ, तो कुछ भी ना बिना रीजन के नहीं होता, कुछ तो मैसेजिंग है क्या कि ये
टेक कंपनीज के सीईओ ये बताना चाहते हैं कि हम ब्लेजर और सूट बूट वाले सीईओज नहीं हैं, हम बूमर नहीं हैं, हम कूल हैं, आम लोग। मतलब क्या उसकी मैसेजिंग क्या है वो? एक बहुत अमीर आदमी, मतलब कोई सिनेमा के बहुत बड़े हीरो, उनके गांव का एक आदमी उनसे मिलने एक बार मुंबई गया। वो दिन भर उनके घर रहा, तो लौट के गए तो लोग कहे कि यार तुम उनकी कोठी में रहो? कहे हाँ गुरु, कोठी में तो रहे न उनकी। कहे का खाए पियो? कहे हम तो जौन खाती हूँ वही बनवावा, तो कही के बावर्ची से हमार खाना कोनो खाते नहीं रहा। कहे वही का खावत थी? कहे सवेरे 2 गाजर खात ही, 1 उबला अंडा और चाय पियत हुई में चीनी दूध कुछ राहत नहीं। कहे फिर ओकरे बाद में उसके बाद तो कुछ माल काटत हुई है। कहे दोपहर में खिचड़ी खावत थी, तनी के माठा लग जात थी और खिचड़ी खावत थी। कहे संझा के हरेर की चाय पिया थी, वो हम न चीनी न दूध। कहे रात में भैया 2-3 सब्जी उबाल के सूप पिया थी। कहाँ थे सूप आए, तरी तरी रहा तो सब्जी बनाई लौकत। कहे फिर कबो तो खात हुई है यार कुछ खाने की चीज। कहे फिर वो सो जाते। सारे तब इतना बड़ा घर बना ले, कुछ खोते ना। देखो इसमें क्या होता है, ये बताना है कि मैं बिजनेस से नहीं आया हूँ, मैं बिजनेस की दुनिया से बढ़कर यहाँ नहीं पहुंचा हूँ। स्टीव जॉब्स एक हाई नेक टी शर्ट पहनते थे और जीन्स पहनते थे। उनके जो सक्सेसर हैं टिम कुक, ये हाई नेक नहीं पहनते पर टी शर्ट पहनते, जीन्स पहनते, सुंदर पिचाई शर्ट डाल लेते। स्टीव जॉब्स ये कहते थे, इस डिसीजन मेकिंग में मैं टाइम नहीं व्यतीत करना चाहता, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट मैं ढूंढता रहूं आज क्या पहनूं, किस कलर का पहनूं, इससे वो मैच करेगा या नहीं। तो उन्होंने सारी एक तरह की खरीद ली। हमारे यहाँ जावेद अनवर है टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, वो भी हमेशा ब्लैक टी शर्ट और एक जीन्स पहनते हैं, चाहे वो सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो। तो इनका एक वो शगल हो जाता है। मेरा पत्रकारिता में टिके रहने का एक बहुत बड़ा कारण था कि मुझे सूट नहीं पहनना पड़ेगा और मैं कुछ भी पहन कर जा सकता हूँ। जैसे आज एक इवेंट था, उसमें सभी लोग जो पत्रकार थे वो भी जैकेट वैकेट डाल के जाते हैं, मैं नहीं गया था। अच्छा, बाबा भी नहीं गए। कोट को भी जैकेट कह लेते हैं लोग, ऐसा होता है क्या? उसको जैकेट ही कहते हैं। ये मुरी माई। तो हम लोगों भाई जैकेट मतलब जिसमें चेन हो भाई साहब, तो जैकेट है ना? वो भी जैकेट नहीं, जॉकेट। हाँ, और 2-3 बटन है तो कोट है। और वह अगर बाहर से आप अगर कोनो रुई फाहा रख दे वो पकड़ ले तो ब्लेजर है ना, जो स्कूल मिलता है ना। नवोदय में मैं ख्याल से ललकहवा होता था और पब्लिक स्कूलों में नियरका होता था। तो हमको लोग तो इन सब के बीच में एक होता था ना, जो ना ठंडी का है सगा साला और ना गर्मी का है, उसको लोग कहते थे सफारी है। हमरे पूरे जीवन में 2 टाई खरीदी हमने। एक हमने एक इंटरव्यू में पहना था जब कॉलेज में एडमिशन के लिए इंटरव्यू देने गए थे, और एक हमको बाद में एक बार यहीं पे एक इवेंट के लिए हमने खरीदी। कहा गया कि नहीं पहन के ही आना है, तो मैंने पहन ली। उसके बाद से जो सफोकेशन मुझे हुई दिन भर, मैंने कहा भैया अपन यही करेंगे, जो पहनने की मर्जी होगी वो पहनेंगे। अभी चड्डा पहन के नहीं चलते लोग। पर देखिए टेक्नोलॉजी में जो काम करता है, जो कोडिंग जिसको बोलते हैं ना, वो एक कमरे में बैठकर 10 घंटे 12 घंटे 16 घंटे पास में ही कुछ चिप्स विप्स रख के कोक पीते हुए काम करता है। वो टी शर्ट में रहता है और बाद में जब वो बढ़ता जाता है तो उसका ड्रेस नहीं बदलता। इसीलिए पराग जैसे लोग टी शर्ट को ही अपना यूनिफॉर्म बना लेते हैं। मुझे याद है इलाहाबाद के बैंड बाजे शादियों के बड़े मशहूर हैं, बहुत कमाल की सजावटें, 2-2 महीने में तैयार किए हुए पंडाल भी शादियों के वहाँ पे बनते हैं, बड़े रईस लोगों के, जो पूरा कलकत्ते से कारीगर और इलाहाबाद के अपने कारीगर दोनों का कंपटीशन चल रहा है कि कैसे इसको डेकोरेट करना है। चांदी की क्रॉकरी और इस तरह की चीज़ें, कटलरी। तो अब ये पूरे रायते में उस बारात में मैंने देखा कि जो बेचारे बैंड बाजा बजा रहे थे, भोपू वोपू लिए हुए, सैक्सोफोन वगैरह लिए, वही सब हमसे नीक कोट पैंट पहने रहे हैं। तो अब ये भी मुझे लगता है जो ताऊ कर रहे हैं टी शर्ट क्यों पहनता है, एक समय के बाद में कोट पैंट सब पहने हुए नजर आते हैं। आपकी गाड़ी का दरवाजा खोलने वाला भी कोट पैंट पहने हैं, आपकी रूम सर्विस वाला भी कोट पैंट पहने हैं, आपका रिसेप्शनिस्ट भी कोट पैंट पहने हैं, आप जिन लोगों के बीच बैठे हैं या जिनसे काम ले रहे हैं वो भी कोट पैंट पहने हैं। तो आप अपने आप को फिर वहां पे उससे निकाल लेते हैं। बाकी ये बात हम आज तक नहीं मान पाए। 2 चीजें मुझे एकदम झूठ लगती हैं। एक तो ये कि सुबह मैं ये समय नहीं खर्च करना चाहता हूं कि मैं आज क्या पहनूं,
ये बात हमको, मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं। कोई व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वो क्या मतलब क्या क्या चीजें यहाँ पे एक जैसी कर रहे हैं फिर समय बचाने के लिए। एक ही करवट सोते हैं भाई साहब, हैं, एक ही केवल तरीके के नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब कुछ इतना इतना स्टैटिक हो चुका है आपका, इतना HTML कोड हो गया है आपका जीवन। तो ये नहीं मानता। दूसरा, मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैं 18 घंटे 16 घंटे पढ़ता था बरगद के नीचे, लैंप पोस्ट के नीचे, ढिबरी में, चांदनी रात में किताब खोल के तब मैं IAS बना। ये दो ही बात हमें फ्रॉड लगत थी, है ना। तुम बन गए हो इतना ठीक है, तुमका ये है कि नहीं इस झाम में नहीं पड़ना है, ये भी एक है। मिनिमलिस्ट होने का जो एरोगेंस है, वेगन होने का जो एरोगेंस है ना, एक ही कपड़ा बहुत दिन पहनने का। ताऊ को हम लोग देखते, जब हम यहाँ आए थे आज तक में, करीबन 1.5-2 साल हमने इनको देखा है केवल काली कमीज पहनते थे। कर लो जो करना है, किसी के यहाँ ब्याह है तब भी काली कमीज, किसी के यहाँ जनाजा है हम तब भी उसी में काली। थे। हाँ, अब जो है, पहले क्या था, एक मुश्किल होती थी क्या पहने, फिर हम बाबा फिर हमने ताऊ कहा के पास कि नहीं, बैठने काली लगे, पहनेंगे, फिर हम ताऊ के पास बैठने लगे। खत्म किस्सा। अब ताऊ जो है रंग बिरंगे हो गए, एकदम सतरंगी रे। फिर हमने कहा कि नहीं, कुछ भी पहनेंगे, सिर्फ काली क्यों पहनेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे बस। तो अब आप अपन कभी भी अपने आप को मिरर में नहीं देखते अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा। अपने को क्या, वार्डरोब सामने है, जो कपड़ा सामने प्रेस दिख रहा है उसको पहन लो। अपन तो अंदर है, बाहर कौन है? बाहर आप हैं, आप समझे। आज का एजेंडा अभी नहीं बताया है, तब अरे यार, शुरू भी नहीं किया अभी तक। पर उससे पहले एक वादा भी है। तो बहुत संक्षेप में आप दोनों के लिए, पिछली बार का वो करार है। जो 3 ताल के लिसनर हैं, आनंद तिवारी, उन्होंने एक तो कहा था कि वो ताऊ से RRR फिल्म के नाचो नाचो या नाटो नाटो जो भी है वो गाना, उसका रिव्यू जानना चाहते हैं, उसके लिरिक्स के बारे में। तो ताऊ सुन पाए आप? यार लिरिक्स ना बड़े अजीब है कि कच्चे आम की तरह नाचो। अब कच्चे मिर्चा आम- खा के ऐसे नाचो, हाँ मिर्चा खा के ऐसे हाँ, नाचो। कच्चे आम, मिर्चा खा के तो नाच सकता है आदमी, कच्चे आम में नाचता नहीं है। पर नाटू नाटू में, जिसे नाचो नाचो, हम नाटू नाटू तेलुगु में है, उसका हिंदी वर्जन है नाचो नाचो। मैं अभी तक लेकिन कहानी नहीं समझ पाया हूँ। ये दोनों जो कलाकार हैं, रामचरण पहले आ चुके हैं प्रियंका चोपड़ा के साथ जंजीर की रीमेक में। हमारा जूनियर NTR से हिंदी जगत को उतना परिचय नहीं है, अपार्ट फ्रॉम जो हम वो डब्ड टीवी में देखते हैं, उसके अलावा। तो वो अच्छे कलाकार हैं, अच्छे एक्टर हैं। उनको और रामचरण को साथ में नाचते हुए देखकर, और देखने वालों में महिलाओं का होना, ये मुझे बहुत पसंद आया। क्योंकि जीवन भर हमने डोला रे देखा है, जिसमें 2 महिलाएं नाच रही होती हैं, और मर्द जो है वो हाथ में चमेली और कौन सा फूल होता है वो, मोतिया, ये सब हाथ में लगा के परफ्यूम के साथ एकदम बैठे होते हैं मसनद पे। ये मुझे बहुत अच्छा दृश्य लगा कि 2 पुरुष नाच रहे हैं और महिलाएं बैठकर आनंद ले रही हैं, उनके साथ बैकग्राउंड में डांस नहीं कर रही हैं। तो ये बड़ा अच्छा था। लेकिन मुझे इसमें ताऊ जो है, आप एकदम सही कह रहे हैं, और ये हमारा भी इस गाने को लेके जो परसेप्शन है वो यही है कि इस बैकग्राउंड में और ऐसे नाचते हुए पुरुष। लेकिन वो जो सिनर्जी है ना दोनों की, इस गाने की जो सबसे बढ़िया टेक अवे है, सबसे खूबसूरत चीज, जिस सिंक में ये दोनों नाच रहे हैं, क्या ऊर्जा है और क्या मैच है। 26 जनवरी की परेड में सिपाही वो ट्यूनिंग नहीं कर पाते हैं भाई साहब, जो इन दोनों के बीच में है। आप अगर दिल लगा के इसे देख लेना, और अगर लैंगिक विभेद की दृष्टि को कुछ देर के लिए त्याग दें, तो ये समझ लीजिए कि देवदास की ऐश्वर्या राय जो है वो माधुरी के साथ वो ट्यूनिंग नहीं बैठा पाई जो इन दोनों ने यहाँ पे बैठा ली। बिल्कुल। और एक चीज, ये स्वाधीनता आंदोलन से प्रेरित, मतलब स्वाधीनता आंदोलन के एक नायक की कहानी पर आधारित है, जो मुझे ट्रेलर से अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है। मैं इंतजार कर रहा हूँ फिल्म के आने का। इसका नाम है RRR। वो एक किरदार था एक फिल्म में, शायद आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में। हाँ, वो महिला बोलती थी RRR, मुझे उसकी याद आती वो है। गुजराती वो महिलाएं गुजराती बोलती हैं। हाँ, RRR। नाच पे एक लाइन जोड़ देता हूँ। अगर नाच का ये गाना नाटू नाटू इतना आनंद दे रहा है, तो एक फिल्म आई थी मेडागास्कर। उसमें जब मेडागास्कर आइलैंड पे ये अमेरिका के जू से निकले हुए एलेक्स और ग्लोरिया और सब पहुंच जाते हैं। देखिए, मुझे वो फिल्म कितनी पसंद है कि मुझे कैरेक्टर्स याद है। तो मेडागास्कर आइलैंड पे एक स्वागत सम्मान समारोह में वो शामिल हो रहे हैं, और उसमें गाना है आई लाइक टू मूव इट आई लाइक टू मूव इट। उसमें इतना रेसिस्ट है वो गाना, कैसे कि वहां पर जो एक इंडियन कैरेक्टर है जो अपने आप को राजा प्रिटेंड करता है उसमें कुछ दम नहीं।
जो कि उनको कहता है तुम इधर जाओ तुम उधर जाओ, और वो बैठ के खाता रहता हाँ, है और फल। उसका एक मंत्रिपरिषद है, उसका एक मंत्रिपरिषद है, चीप टाइप वो का। राजा इंडियन है, बिल्कुल चीप टाइप है, ठीक है, और वो भारतीय है। तो बाकी सारे जो कलाकार हैं उसमें ब्लैक हैं, हिस्पैनिक हैं, सभी नस्लों के लोग हैं, पर वो जो काइयां है और बेवकूफ बनाने वाला और लुद्दड़ सा है, उसको उन्होंने इंडियन बनाया है। मैं इस बात से बहुत दुखी होता हूँ। मैं फिल्म को बहुत एंजॉय करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ ये आदमी भी तुम ही अपने कैरेक्टर को रख लेते, एक इंडियन को बिठाना था इसमें। तो 3 पार्ट्स में है फिल्म, मतलब मेडागास्कर 2, 3 भी आई है और उसका एक चौथा भी आ गया है उसमें, जिसमें एलेक्स शेर जो है वो अपने बाप से और माँ से मिलता है बिछड़े हुए। तो बहुत सारे एपिसोड। बहरहाल एलेक्स व्हाइट है, शेर है, व्हाइट हाँ। है, ज़ीब्रा जो है वो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन है, और ये कॉमेडियन जो है वो इंडियन है। तो ये गाना बहुत मजेदार है कुल मिला करके। ताऊ तो उसको रेसिज्म की तरफ ले गए, लेकिन इस गाने में जो लयकारी है ना, और वो मतलब वो सबके जो पृष्ठभाग हैं, हाँ, खास करके ग्लोरिया के, जो नहीं कि नहीं, हिप्पो, उसको ताऊ मैं एक अलग चीज से कनेक्ट करता हूँ। हिप्पो है, हाँ, हिप्पो का और तो उनके जो डांस है बहुत वो मधुर है। गजगामनी वाला हाँ। शॉट है वो बेसिकली ग्लोरिया का कमर लचकाना। लेकिन इसमें एक चीज जो है ना, जब इस गाने को मैं सुन रहा था तो 2 बार ऐसा हुआ है। एक जब है ना, हम क्या चाहते आजादी, ये जब नारा लग रहा था, ये 2011 के बाद से लोकपाल के टाइम में ये नारा बुलंद हुआ, फिर जेएनयू वाले से भी इसको जोड़ते हैं, कश्मीर वाले भी आजादी का नारा लगाते हैं जमाने से। एक फिल्म आई थी घोंसला का घोंसला, उसमें गाना था ओ याहू, तो वो उसको सुनकर मुझे लगता था आजादी। मैं ऐसे उसको रिलेट करता था। आज तक मैं इन दोनों को सेपरेट नहीं कर पाया हूँ, भैया जाकी रही भावना जैसी। है ना। तो वो मुझे दिखाई देता था। दूसरा क्या है, जब ये आई लाइक टू मूव इट गाना जब हमने सुना तो है ना, तो मुझे एकदम से नरेन चंचल जाए, प्रेम से बोलो जय माता दी सारे बोलो, तुम भी बोलो आगे अरे ये वाले आज मेरे पीछे साथ- वाले, मेरे है ना? साथ आज ही जय हुआ माता- है। तो ना उसमें ये है कि आई लाइक टू मूव इट, शी लाइक टू मूव इट, ही लाइक्स टू मूव इट, वी लाइक टू मूव इट। आज ही मेरे साथ हुआ है। मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था मेरिडियन होटल में, और मुझे याद आ गया वो गाना कि नाजुक नाजुक तेरी कमरिया चलने को मजबूर, है ना, भाई बदूर अब जाएंगे कितनी, सुना है गाना ये, कितनी दूर, नाजुक नाजुक मेरी कमरिया चलने को मजबूर, स्वामी जय जगदीश हरे। पता नहीं कहाँ से यार यही होता है इन्होंने जो जब जहाँ मिक्स किया है ना, फिर मुझे एहसास हुआ यह तो बिल्कुल वो जगदीश हरे का ट्यून है। तो आई लाइक टू मूव इट में जो किंग जूलियन नाम है उनका, हाँ, किंग जूलियन जो भारत के और उनकी कलगी बहुत सुंदर है, जो वो मुकुट लगाते और हैं। उनको गर्व बहुत ज्यादा है, प्राउड हिंदू है वो, नाम है जूलियन। और फटी पड़ी है, घिरे हुए हैं कुछ डकैतों से, जिनसे ये चारों बचाते हैं। एलेक्स अपने दांत वांत फाड़ के बचा लेता है उनको, लेकिन सबको ये एहसास दिलाते रहते हैं कि हम बचाएंगे हाँ तुमको। हम बचाएंगे। बहुत वाजिद अली शाह टाइप कैरेक्टर है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एजेंडा में आज अपन बात करेंगे हंगामे की, जो ये गुलाम अली वाला है। अच्छा। जो संसद में भी होता है और उसके बाहर भी होता है। तो हंगामे के उपयोग और दुरुपयोग क्या क्या हैं। तुम जिसे कहते हो हंगामा, वो कुछ लोगों के लिए शायद बदलाव की बुनियादी शर्त हो। उन्हें लगता है कि यही एक तरीका है अपनी बात कहने का। और आखिर में 3 तालियों की चिट्ठियां हैं, मगर इनसे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm gonna make him an offer he can't refuse. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी। आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं 3 ताल, अपनी मुस्कान से हजारों संकेत देने वाले ताऊ,
अपने भाषाई चमत्कार और जुल्फों के मुहपाश में एक साथ बांध लेने वाले बाबा और मेरे यानी कुलदीप सरदार के साथ। तौबा। तो तीन और ताल में अपनी सरलता में अविरलता से सम्मोहित कर लेने वाले कुलदीप सरदार। तो आज पहले हंगामा पर बात, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है और ये शब्द खबरों में है। हंगामा हुआ था 1973 में, अनहोनी फिल्म में हंगामा हो गया हंगामा। उसके बाद से सब कह रहे हैं कि हंगामा हो रहा। हंगामा तभी हुआ था भाई साहब। नहीं, लेकिन ये शब्द का पता नहीं व्युत्पत्ति वगैरह, लेकिन इसका लालन पालन और संवर्धन संसद में दो जगह ज्यादा हुआ। इनफैक्ट संसद में और बारातों में बहुत आप अक्सर पाएंगे कि हंगामा होता रहता है। मुझे मालूम नहीं कि अपने ओम बिरला जी के मन में ये ख्याल आता है या नहीं, पर आम लोगों को ज़रूर ये लगता होगा कि जब वो भले ही दुष्यंत कुमार का शेर है, लेकिन उनको ये लगता होगा कि सिर्फ एडजर्न करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये संसद भी चलनी चाहिए। संसद चल नहीं पाती है। और दूसरा पक्ष ये है कि आप विरोध कैसे करेंगे। प्रोटेस्ट जब आप करने जाएंगे तो वो हंगामे में ही तब्दील हो जाता है, अगर आप दूसरी तरफ से उसे देखें। चीज़ों को बाधित किया जाना ही विरोध की, प्रतिरोध की पद्धति है। हमारे यहाँ हो गई है, कई जगहों पर है। तो फिर बाबा, संसद के भीतर हंगामे के कुछ उपयोग भी हैं क्या? मतलब कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं क्या कि हंगामे से कुछ सार्थक मिला हो, या ये दुरुपयोग ही है? जैसे मतलब प्रोडक्टिविटी के लिहाज से मॉनसून सेशन जो हुआ था उसमें लोकसभा में 21% प्रोडक्टिविटी थी पिछले वाले में, और राज्यसभा की ऐसे 27 या 28% प्रोडक्टिविटी थी। ये हेडलाइन चलती है कि हंगामे की भेंट चढ़ गया। हंगामा नेगेटिव कोनोटेशंस लिए हुए है, लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप प्रोटेस्ट में रहे हैं पहले। नहीं, वो पार्लियामेंट भी कवर किया है। पार्लियामेंट भी कवर किया आपने, पास से वो देखा होगा गैलरी से। हाँ। पार्लियामेंट की कैंटीन में बहुत दिन खाया है। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, हंगामे का संसद से ताल्लुक छुटपुट हंगामों के अलावा अगर उनको छोड़ दें, जो कि संसद के अंदर कम बाहर ज्यादा होते थे, वरना संसद की कार्रवाई के सीधे प्रसारण से पहले तक हंगामा इस कदर कभी भी संसद में नहीं होता था जो हमको दिखाई देता है। लोग विरोध करते थे, वॉकआउट भी करते थे, सदन का बहिष्कार करते थे, बिल के खिलाफ वोट करते थे, लेकिन वो इतना ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं था। जब उस बहस को सीधे दिखाने की गुंजाइश बनी, पहले क्या होता था कि रिपोर्टर्स ऊपर प्रेस गैलरी में बैठे रहते थे और वहां पे दोनों पैर सीधे रख के, एक पैर पे दूसरा पैर नहीं चढ़ा सकते, वहां से आपको नोट्स लेने होते थे संसद की कार्रवाई के, और फिर आके आप अपनी खबर लिखते थे। और प्रोसीडिंग के साथ में कभी कभी उसको मैच भी कराना पड़ता था कि हम जो कोट कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मिस कोट हो रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है, उसको रिपोर्ट करते समय कोर्ट्स को लेकर के वो सजगता रहती थी। पार्लियामेंट का चैनल आने के बाद में या उसके पहले पार्लियामेंट के सीधे प्रसारण के वजह से ये एक संकेत गया कि इसको कार्रवाई को देखा भी जा सकता है। और आज की तारीख में भाई साहब, जिस पार्टी का सबसे ज्यादा रोना है सत्ता में बैठ के कि ये हंगामे की भेंट चढ़ गया, 20% काम हुआ, 17% काम हुआ, आज के हंगामे के विश्वकर्मा भारतीय जनता पार्टी ही सदन में रही है। इन्होंने ही हंगामे को स्वरूप दिया है। दूसरा क्या हुआ है कि केवल टीवी पे सीधा प्रसारण ही नहीं हुआ, एक पूरी जनरेशन राजनीति से जो आज़ादी और आज़ादी के दौरान के सामाजिक आंदोलनों के लोग थे, मधुलिमय, दंडवते, इंद्रजीत गुप्त, इस तरह के लोग, वाजपेयी खुद, इस तरह के लोग जब सदन में खड़े होकर बहस करते थे, चंद्रशेखर जी जब चर्चा करते थे, जब ये लोग बोलते थे, तो उनके बोलने में, उनके शब्दों के चयन में, विषयों को रखने के तरीके में, उनकी वाक्पटुता में, उनकी वाद विवाद की जो अपनी एक समझ थी, उसमें शुचिता का, नैतिकता का और मर्यादा का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता था। जैसे जैसे सामाजिक आंदोलनों ने स्वरूप बदला, अपराधीकरण बढ़ा, टेलीविजन घर घर पहुंचा और टेलीविजन के साथ ये प्रसारण पहुंचा, तो हंगामा एक जरिया बन गया बाहर की राजनीति को साधने का। तो अंदर जो बात हो रही है उसमें मोटा मोटा सबको पता है कि बिल पास होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सब संख्या बल के आधार पे है। तो अंदर बैठे हर व्यक्ति को पता होता है कि ये बिल रुकेगा नहीं, लेकिन इस बिल को रोकने या इस बिल का समर्थन करने के क्रम में मेरे राजनीतिक हित और अहित क्या हैं, इसका सीधा प्रसारण उन लोगों तक पहुंच जाना चाहिए जो इससे प्रभावित होने वाले हैं।
ये प्रवृत्तिगत संकट है और इसी को सबने खूब अच्छे से कैपिटलाइज किया है, इसको सबने खूब अच्छे से बिग बॉस के बनाया। घर में इतनी नौटंकी कैमरे के सामने क्यों होती है? हाँ, एयर टाइम है, मिल रहा है, ले रहे हैं। तो यही लोग जो बिग बॉस के घर में भी आजकल यही हो रहा है, रोज जूतम पझार हो रहे हैं। कल हमको कोई बता रहा था कि शमिता शेट्टी बेहोश हुई गई, कौन उनका दर्द ही से। जो लड़की अपने जीजा जी के कुकांड पे बेहोश नहीं हुई, हाँ। वो बिग बॉस के घर में होगी। तो अब वो बेहोश हो गए, सब कहें अरे पता है शमिता बेहोश हो गई, किसी भी प्रकार से टीआरपी आ जाए। तो ये है हंगामे की एक पॉजिटिव चीज है। जो होता क्या है कि हम लोग बहुत स्टीरियोटाइप मिडिल क्लास डिबेट के जो वाक्य तने तनाए हैं उन्हीं को एक दूसरे को फेंकते रहते हैं। पार्लियामेंट, यू नो, दीज पार्लियामेंटेरियंस लाइक होपलेस दे आर। जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। बताइए 20 दिन सदन नहीं चला है, केवल 20% काम हुआ है। हम लोग 8 घंटे में 10 घंटे का काम कर रहे हैं। ये जो दिल्ली या तमाम शहरों में कुलीन अभिजात पढ़े लिखे शिक्षित साक्षर लोगों की बहस के वाक्य हैं, इनके इतर हंगामे का एक हित भी है। कितने सारे बिल ऐसे हैं जो पार्लियामेंट में पिछले 7 साल में या पिछले 70 साल में पास हो गए और हम उनके बारे में जानते ही नहीं हैं। एक बेसिक अवेयरनेस नहीं है। इस सरकार में भी एक एक सत्र में 18, 17, 20, 32 बिल पास हुए हैं। किसी से पूछ लीजिए कि मानसून सत्र में कितने बिल पास हुए थे, कोई बता पाने की स्थिति में नहीं है। जो हंगामे की भेंट चढ़े उन पे पब्लिक ओपिनियन इस देश में बना है। ये हंगामे का सकारात्मक पक्ष है। हंगामा नहीं होता, बहस नहीं होती, पॉस्चरिंग जेस्चरिंग नहीं होती, पर्चे नहीं उछाले जाते, भाषण नहीं लगाए जाते, प्रेस वार्ताओं में एक दूसरे की भर्त्सना नहीं की गई होती कि आप बहस क्यों नहीं करा रहे और वो कह रहे होते कि आप सदन क्यों नहीं चलने दे रहे हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि लोग जान जाते हैं कि कौन से कानून पे काम चल रहा है और इसमें उसको क्या लाइन लेनी है। तो हंगामा जितना नेगेटिव है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, हंगामा उतना पॉजिटिव भी है। और जो आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कंस्ट्रक्ट है ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन का, जो पूरा का पूरा चलाने का प्रक्रिया को, आप कह रहे हैं ना संसद नहीं चलती, संसद चलने के लिए नहीं होती। संसद बैठती है, संसद बैठती है, बहस चलती है, कार्यवाही चलती है। और कार्यवाही का 2 ही पहलू है, सवाल पूछा जाएगा, जवाब दिया जाएगा। बिल आएगा तो सत्ता पक्ष एक बिल लेके आएगा, विपक्ष उस पर सवाल पूछेगा, सत्ता पक्ष उसका जवाब देगा। विपक्ष के पास कोई सवाल होगा किसी योजना, किसी मंत्रालय, किसी डिपार्टमेंट को लेकर के, वो सवाल पूछेगा। उस मंत्रालय का मंत्री, मुख्य सचिव या उस विभाग का अध्यक्ष वहां पे उपस्थित होकर उसका जवाब देगा। यही पार्लियामेंट है और ये बहुत जरूरी है। बहस की एक जगह जहां पे सरकारी कामकाज और विधायिका से संबंधित चीजों के बारे में आपस में सवाल जवाब किया जा सके, जहां सवाल जवाब होंगे और प्रतिकूल विचारधारा और राजनीतिक धारा के लोग होंगे, वहां पे बहस के साथ में, बातचीत के साथ में हंगामा होगा। हंगामा अवश्यम भावी है, हंगामे ने रूप बदला है लेकिन औचित्य नहीं खोया है। संसद में हंगामा होना एक अच्छी बात है। ताऊ यही सवाल आपसे भी, क्योंकि आप थोड़ा धोनी टाइप छवि है, मतलब कैप्टन कूल वाला, गुस्सा कम आता है। आप हंगामावादी हैं या नहीं? मतलब मेरा ये मतलब है कि वो एक थ्योरी है ना कि यार बल्ले से जवाब दो, सफलता शोर मचा दे, ऐसा काम करो, चिल्लाना काहे के लिए? मैं संसद में हंगामे का समर्थक हूँ। मेरे कारण भिन्न है। वो ये है कि संसद में बाबा ने बोला ना कैसे कार्रवाई होती है। कार्रवाई होती है जिसकी मेजोरिटी होती है। कार्यवाही शब्द को गंभीरता सुना लें, ये कार्यवाही है। कार्यवाही पे मत जाइए। जो कार्रवाई होती है, जो मेजोरिटी में होते हैं ना, वो बिल पास कराते हैं, और जो मेजोरिटी में नहीं है वो बहस करते हैं। होना तो बिल पास ही है अगर मेजोरिटी है तो, पर अच्छा लगता है बहस देखते हुए। ऐसा लगता है कि हमारे देश में कुछ कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। जो बिल्कुल घटिया लोग हम चुनकर भेजते हैं वो भी 2-4 बातें ठीक ठाक कर लेते हैं। मैं अभी बहुत दुखी हूँ इसलिए कि हंगामा हो रहा है संसद के बाहर। ये 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया। अब ये लोग गांधी जी की मूर्ति के नीचे हंगामा कर रहे हैं। शांति प्रिय आदमी, शांति के नायक, ये लोग को अंदर में करना चाहिए। ये सब हंगामा संसद के अंदर हो। दूसरी बात जो सबसे है कि अगर आप हंगामा हटा दो तो संसद का जो टीवी है उस पर क्या रहेगा? कहीं तो कोई एक्शन होगा। आप कोई भी टीवी चैनल खोलें, आपको दिखता है हंगामा, एक शोर होता है, लोग लड़ रहे होते हैं किसी भी मुद्दे पर। संबित पात्रा वर्सेस कन्हैया कुमार, ऐसा चलता रहता है। संसद टीवी के पास और कुछ नहीं है, वो चैनल 2 से 1 हो गया है, खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हंगामा होता रहे।
सड़क पर हंगामा। हमारे देश में प्रोटेस्ट का मतलब होता है सड़क रोकना। पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होता है, परमिशन लेते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं लोग। विरोध, वहां पे विरोध दर्ज कराया जाता है। यहाँ पे दर्ज कराने का मामला नहीं है। यहाँ पे है कि इनकन्वीनियंस होना चाहिए, लोगों को असुविधा होनी चाहिए, तभी तो सरकार तक बात पहुंचेगी। रेल रोक देंगे, सड़क बंद कर देंगे, ये सब कुछ जब हम आम लोगों को इतना इनकन्वीनियंस सहना पड़ता है, तो जो सांसद लोग हैं उनको थोड़ा सा सरकार को भी असुविधा हो, 2-4 लोग हंगामा करें, जो बिल इनको पास कराना है वो पास कराएंगे। आधे एमपी समझते नहीं, बिल पढ़ते नहीं। जो आधे हैं जो सरकार में वो तो पढ़ते नहीं, क्योंकि उनको क्या मतलब है, उनकी तो सरकार है। जो विपक्ष में है उनमें से आधे लोग समझते नहीं ये सब कि क्या है बिल कार्रवाई। वो तो लोग करते रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं सब कुछ और वो पास होता है। 2-4 सवाल ये पूछ लेते हैं, मामला खत्म हो जाता है, 0 आवर 0 रिजल्ट। मैं एक दर्शक के रूप में ये कहना चाहूंगा कि मैं ये सब चाहता हूँ। जब कभी मुझे मौका मिलता है मैं इन सब का आनंद लेता हूँ। और हंगामे को ही और बेहतर समझने के लिए जिसका इशारा आप कर रहे थे बाबा, मैं एक चीज कह दूं उसके पहले। ताऊ ने जो कहा कि ताऊ जिस तरह से उसको देख रहे हैं, मैं केवल एक अपनी व्यक्तिगत बात इसमें रखना चाह रहा हूँ कि जैसे लोगों को शौक होता है ना मैच देखने का या कोई धारावाहिक देखने का, मुझे संसद की कार्यवाही देखने का शौक है। और आज से नहीं है, जब ये डीडी पे केवल आता था तब से है। मैं बहुत शिद्दत से सत्रों की कार्यवाही देखता रहा हूँ। मैं भी देखता हूँ, गाहे बगाहे। मैं भी आजकल मतलब देख नहीं पाता, पर मेरी कोशिश रहती है कि मैं कैच कर लूं। और मेरी पीढ़ी के मेरे हम उम्र, मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, उन्होंने इंद्रजीत गुप्त का चेहरा नहीं देखा है, चंद्रशेखर जी को कभी बोलते हुए सुना नहीं है। मैंने इन लोगों को टीवी पे सुना है बोलते हुए, हमने चाहवान साहब को सुना है। वाजपेयी जब कह के रहे थे ना कि मैं राजनीति को छोड़ देना चाहता हूँ, राजनीति मुझे नहीं छोड़ती, वो भाषण मैं टीवी पे सुन रहा था पार्लियामेंट में, जब 13 दिन की सरकार के चिमटे से भी छूना नहीं पसंद करता। हाँ, आप लोगों को अगर वक्त मिले तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे डिबेट पार्लियामेंट के उपलब्ध हैं, सर्च करके देखिए, बहुत मजा आएगा। कितने कमाल के भाषण हैं लालू प्रसाद यादव के, और कितने कमाल के भाषण हैं अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज के। कितने कमाल के भाषण हैं जिन लोगों के बारे में लोग सुनना नहीं चाहेंगे, कहेंगे कि ये क्या बोलते होंगे। लेकिन किसी बिल के ऊपर क्या होमवर्क किया जाता है, कभी वासुदेव आचार्य को सुनिए, कभी सीताराम येचुरी का काम देखिए कि किस तरह की होमवर्क और तैयारी के साथ वो लोग आते थे। 2 लोग और हैं जिनका नाम जरूर लेंगे। नरेश अग्रवाल अपनी छवि से एकदम उलट अच्छा होमवर्क करके संसद में बहस करने वाले व्यक्तियों में रहे हैं, और वही कारनामा प्रमोद तिवारी ने भी करके दिखाया है। तो इस तरह के लोग जिन्होंने कभी मेरिट पे बात नहीं की, लेकिन लॉ के लॉजिक के कॉमन सेंस के ऊपर बात की, उन लोगों में शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, एक और यादव है बिहार के मधुबनी के साइड के, वो हनुमान क्या, एक तो हाँ आप जिनका कह रहे हैं गमछा वाले, और वो पहले अब भाजपा में आ गए हैं, वो भी जेपी आंदोलन के, वो जयप्रकाश को कोट करते रहते हैं। और 2014 में मोदी के जीतने के बाद में 2014 से 2015 तक 16 तक 3-4 अवसरों पे प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उन्होंने 1-1 घंटे लंबा संबोधन दिया, और वो खूब वायरल हुआ था। एक डीपी त्रिपाठी का जो आखिरी भाषण था, डीपी त्रिपाठी को मैं कैसे भूल जाऊं, जबरदस्त, कमाल के वक्ता। अभी के लोगों में असदुद्दीन ओवैसी, हाँ, बहुत अच्छा बोलते हैं संसद में। तो जब मैं देखता हूं राज्यसभा की तरफ, तो मैं सच बता रहा हूं कि ये कोई पार्टी लाइन वाला मामला नहीं है, लेकिन मैं मिस करता हूं कि आज के संसद में जो अभी हाल फिलहाल तक लोग थे, डीपी त्रिपाठी तो जीवित नहीं बचे, उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन इस तरह के लोगों का चले जाना कि अब येचुरी नहीं है वहां पे। येचुरी के होने से राज्यसभा में एक आदमी उस पूरी भीड़ में होता था जो लॉजिक पे बात कर रहा होता था। जैसे लोकसभा में एक आदमी अभी भी उसके लीगल कंस्ट्रक्ट पे, लेजिस्लेटिव प्रिंसिपल मेरिट्स पे जो आदमी बात कर रहा होता है, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। आप उनसे सहमत हों असहमत हों, लेकिन उसको आप फैक्चुअली चैलेंज नहीं कर सकते। वो पार्लियामेंट में बोलते हुए भी लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में किसी लॉ के ऊपर जिरह कर रहे हैं। बाबा, हमारे यहाँ से जॉर्ज फर्नांडिस चुनाव लड़ते थे तो ये नहीं होता था कि बांका लोकसभा क्षेत्र के लिए, इसकी खुशहाली के लिए जॉर्ज को जिताएं। नारा दीवारों पे ये होता था, जॉर्ज बिना संसद सूना। बिल्कुल, कि वहां पे हमें अपने क्षेत्र के लिए नहीं जिताना है, उनको जॉर्ज को संसद तक पहुंचाना है, नहीं तो संसद सूना हो जाएगा। मैंने पवार को सुना है और इंद्रजीत गुप्त को सुना है, मजदूरों के मसले पे, किसानों के मसले पे बहस करते हुए, बातचीत करते हुए। तो ये जितना इसको पेंट किया गया है ना, इस देश में क्या होता है कि पंडित है तो भूखा होगा, भूखा, पेटू, लालची, लोभी,
है ना, हमेशा लाइट टपकती होगी। ठाकुर होगा तो सूर्यवंशी ही होगा, है ना, यादव होगा तो ऐसा ही होगा। उसी तरह से संसद का सांसद होगा तो ऐसा ही होगा। कैसा होगा? हंगामा करते हैं, काम नहीं करते हैं, है ना, खादी पहनते हैं, चोर होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। भाई साहब, आप जो टीवी पे देख रहे हैं ना, जिस तरह का कचरा आप लोग देख रहे हैं किसी भी टीवी पे, चाहे वो समाचार का हो चाहे वो मनोरंजन का हो, आप जितना टीवी देख रहे हैं उन सब से ज्यादा महत्वपूर्ण समाचार और ज्यादा मनोरंजक कंटेंट अगर कहीं पे है तो वो पार्लियामेंट का चैनल है। अभी क्या हुआ है पिछले कुछ समय में, ये भी मैं बता दूं, इन्होंने फ्रेम को टाइट कर दिया है। तो पहले एक कैमरे से, मतलब 3-4 कैमरे लगे हुए हैं पार्लियामेंट में, अरे सेंसर हो रहा है, बंद हो जाता है भाई। तो वो क्या था एक्शन कि सीन आते ही बंद। वो लॉन्ग शॉट होते थे। तो एक आदमी जब बोल रहा है तो उसमें 4 लोग उबासी लेते हुए, 7 लोग झपकी लेते हुए, 2 लोग आपस में बतियाते हुए, 2 लोग उठ के पेशाब करने जाते हुए, विधानसभा में कुछ मोबाइल पर देखते हुए, है ना, हाँ, अपने मोबाइल पे कुछ देखते हुए, ये सारी चीजें आती थी। विरोध के लोग दिखते थे, चेयर पे क्या हो रहा है ये दिखता था, कौन सी पर्ची कहां से मूव करके गई है ये दिखाई देता था। संसदीय कार्य मंत्री क्या एक फटाक से पर्ची लिख करके और एक मार्शल के हाथों भेजते थे चेयर के पास कि ये करा दीजिए हो करके, आज इसको एक्सटेंड कर दीजिए। फिर वो 6 बजे पूछते थे कि क्या कार्रवाई को विधेयक के ऊपर मतदान तक बढ़ा दिया जाए। दोज हु इन फेवर में से आई, दोज अगेंस्ट से नो, आई थिंक द आई हैज बीन, द टाइम हैज एक्सटेंडेड टू द वोटिंग ऑन द बिल। ये होता था। तो ये आय वही वाला है ना जो AY वाला पुरानी ब्रिटिश इंग्लिश जो हम भी पुरानी शुरुआत बहुत Scottish। सोचते थे, जैसे जैकेट और कोट वाला कंफ्यूजन था ना, वैसे आई वाला था कि आई काहे करते हैं। the eyes have it, the eyes have it, the eyes have it। बस उनका रटा हुआ रहता है कि बोल देंगे ये है जो तो निर्णय देना हो। ये जो है ना, ये जो टाइट फ्रेम इन्होंने कर दिया है कि केवल जो बोल रहा है वो दिखेगा, या जो पीठासीन होगा, या तो लोकसभा का अध्यक्ष और या उनकी जगह पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है उनको रिप्रेजेंट करता हुआ, केवल वो दिख रहे होंगे। बाकी कार्रवाइयों को जैसे काट दिया गया है, ये बहुत ही दोयम दर्जे का काम हुआ है। और लोकतंत्र के मंदिर में आप भगवान को घूंघट में क्यों रखना चाहते हो भाई साहब? जो गर्भगृह में आया है उसको देखने दो ना कि शिखर में कैसा घंटा टंगा है, चारों तरफ गोपुरम में कौन बैठे हैं, और बीच में शिव का नंदी क्या कर रहा है, किसने करौंदा चढ़ाया है, किसने धतूरा रखा है, किस बतासे पे चींटे चिपके हैं, देखने दो। नहीं, आप लोगों को आशाएं हैं संसद से, मैं उसका सम्मान करता हूँ। और देश अपरेंटली वही लोग चला रहे हैं और चलता रहेगा। मैं ये जानता हूँ कि मैं नए संसद भवन का इंतजार कर रहा हूँ। ये पनौती था, एक तो 2 ही लोग कर रहे हैं इंतजार, एक ताऊ और एक मोदी जी, जिनसे मिलते हैं। नहीं 3 लोग, एक मेरे मोदी जी और एक जो मोदी जी प्रधानमंत्री है। वो इसलिए कि हमने अपने लोकतंत्र को एक ऐसे भवन में शुरू किया जो हमारा था ही नहीं, विदेशी आक्रांताओं ने बनाया था हम पर शासन करने के लिए। इसी कारण वहाँ के जो लक्षण हैं, उसकी जो नवैयत बोलते हैं बाबा, वो ये हो गई है कि वो देश का शोषण करते हैं। अभी हमारा अपना मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया अपना और बिल्कुल त्रिकोणे सा बन रहा है, और उसके बनने के बाद मैं वहां पर हंगामा देखने की इच्छा रखता हूँ। एक गीत मुझे याद आ गया संघ का, वो मैं बिना पढ़े अब रोक नहीं सकता हूँ। ताऊ ने जो बात कह दी वो एकदम वहां पे परिलक्षित होता है कि करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास, जाग उठा है हिंदू हृदय में विश्व विजय विश्वास, सदियों से विस्मृत गौरव का भारत माँ परिचय देगी, सौम्य शांत सुखदायी जननी नवयुग नव जीवन देगी, उस जीवन अंचल से होगा सबका विकास, पश्चिम के असफल चिंतन का सनय शनय हो ह्रास, जाग उठा है हिंदू हृदय में। आपकी मेमोरी की दाद देनी पड़ेगी, कितना पुराना। अरे भाई साहब, और मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति निकल जाए। वो वायसराय का घर था और अस्तबल बनाना चाहिए वहां पे। आप वहां जो भी बना दें, राष्ट्रपति के लिए भी एक नए भवन का निर्माण करें, आवास का, ताकि प्रधानमंत्री का नया बन रहा है, उपराष्ट्रपति का भी नया बन रहा है, हमारा राष्ट्रपति का भी एक बनना चाहिए। हमारे जो कॉलोनियल जो बंधन है ना, कॉलोनियल कजन्स, उनसे दूर जाना चाहिए। अच्छा, राजनीति से इतर कौन सी ऐसी बात होती है बाबा, बेड पर गीली तौलिया रखने और दाल के चम्मच से चावल निकाल देने के अलावा जिन पर आप हंगामा कर देते हो? एकदम मैं हंगामा कभी भी कर सकता हूँ
और ताऊ को कितना भी जोर लगा लो जय हंगामा नहीं दुर्वासा। करते हैं। हम उनमें हैं जो मुहर्रम के ताजिए के साथ अपनी बोतल में मिट्टी का तेल लेके चलते हैं। मौका मिला नहीं कि एक आग का भभका मुंह से निकाल दिया। बहुत किया हमने वैसे। ताजिए के जुलूस में एक पंडित जी का लौंडा गले में सुतली से 2 बोतल मिट्टी के तेल की बांधे हुए अगर चल रहा हो तो आप सोचिए क्या दृश्य होगा। इनका है कि बाहर जा चुकी ऐ सयाद न छेड़, आग लगा दूंगा आशियाने को। बहुत कुछ है जो फूंक देना चाहता हूँ। बहुत कुछ है। मतलब मैं सच में कई बार मेरे दिमाग में कल्पना आती है कि, और ये कल्पना कहाँ से आई है, फिर मैं बता रहा हूँ कि रिलेटिविटी की जो थ्योरी है ना, जैसे मैंने 2-3 गीतों के बारे में बताया या ताऊ ने जय जगदीश हरे की कहानी सुनाई। जब से मैंने बचपन में सुना कि हनुमान जी सूर्य को निकल गए थे एक बार, और उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते गए और जैसे हम अपनी टीन एज में आए और दुनिया में तमाम सारी सुखद चीजें वैसे ही विकृत होती चली गई जैसे पाश ने अपनी कविताओं में बताया है कि बचपन की तमाम धारणाएं स्कूल पहुंचते पहुंचते कैसे विकृत होने लग गईं। जब मैंने उस तरह से दुनिया को देखना शुरू किया तो तब से लेके आज का दिन है और आगे न जाने कितने बरस तक मैं यही चाहता हूं कि मैं इस धरती को अपनी हथेलियों के बीच रखूं और लड्डू की तरह मसल दूं। जरूरत ही ना पड़ेगी। धरती अपने आप मसली जा रही है। थोड़े दिन देखो जो एंजॉय होने वाला है, मतलब वाइल्ड लाइफ के आनंद आ जाएंगे। अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि शेर के मुंह में नहीं जाने का, पेड़ पे चढ़ जाने का, नदी में कूद जाने का, कुछ भी कर लेने का, शेर के मुंह में नहीं जाने का नहीं बस। तो हंगामा बहुत आम है जिंदगी में, और जिंदगी का स्थायी जो राग है वो हंगामा बन चुका है। मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं कि मैं हंगामा नहीं करता, बाबा ने कहा कि ये करेंगे ही नहीं, बिल्कुल विपरीत है। सच है, मैं हंगामा खुद इसलिए नहीं करता हूँ कि नॉट माई सर्कस, मैं सर्कस का हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो एंजॉय करने आया हूँ। तो मुझे हंगामा अच्छा लगता है। मैं देखना चाहता हूँ जोकर को भी, जो ऊपर से जंप मार के नीचे गिर रहा है उसको भी, और जो ट्रैपीज में झूल रहे हैं उनको भी। बंदर, शेर, घास, हाथी, भेड़िया, जितने भी जानवर लेकर के वो छड़ी से चला रहे हैं, मैं तो मानता हूँ कि ये सबको चलाया जा रहा है। मतलब कौन चला रहा है? वो कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। अरे क्या बात है। तो चला रहा है। मैं अगली सीट पे बैठा हूँ, 50 रुपए की टिकट है मेरे पास, मैं पूरा देख कर जाऊंगा, कूदूंगा नहीं। बस एक ही ध्यान रखना, कभी कभी शेर पगलाता है, दर्शक दीर्घा में भी कूद जाता है, आदमी को नोच खसोट करता है, उससे मैं बच के रहता हूँ थोड़ा। बाकी सतर्कता मेरी बनी हुई है कि मैं इस दुनिया का नाश होते हुए देखता रहूंगा, कुछ करूंगा नहीं। ताऊ के लिए एक लाइन जयशंकर प्रसाद लिख के मर गए कि एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, ऊपर हिम था नीचे जल था, एक विरल था एक सघन, एक तत्व की ही महानता कहो उसे जड़ या चेतन। तो जब प्रलय हो रही है, ये मनु की कहानी में जड़ या चेतन जब लोग बोलते हैं ना, तो मुझे चेतन भगत की याद आती है कि आदमी कितना जड़ है वो। यही तो दिखाता है कि एक ही मटेरियल है, चाहे हिम में हो चाहे नदी में हो, वो जड़ भी है और चेतन तो है ही। लेकिन आज एक अच्छी खबर आई कि एक उल्का पिंड टाइप का, मीटियर टाइप का आ रहा है बिल्कुल तेजी से धरती की तरफ। अच्छी खबर आई। हाँ, परमाणु से ज्यादा ताकतवर है। अरे उससे भी अच्छी खबर आई है कि नासा ने डिसाइड किया है कि वो एक भेज रहा है यहाँ से रॉकेट, जो एक आते हुए जो धरती में हिट करने वाला नहीं है, पर वो देखना चाहते हैं कि इनकेस धरती में हिट करने वाला कोई हो तो उसको कैसे रास्ते से हटाया जाए। उन्होंने एक ऐसे को छेड़ने का डिसीजन किया है जो धरती की तरफ नहीं आ रहा है। ठीक है, बस मैं उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि भाई रॉकेट यहाँ से तो छोड़ दिए, वहां पे किस एंगल से लगेगा। जब हम लोग पता है कहाँ जाएगा, हाँ, जब गुल्ली खेलते थे ना कंचे, तो एक से दूसरे पे मारने पे उसका एंगल होता है, इधर लगेगी तो दूसरी तरफ जाएगी, इधर लगेगी तो दूसरी तरफ जाएगी। वो पूरा कैरम इसी पे बेस्ड है। हाँ, पूरा कैरम बोर्ड इसी पे कैरम नासा, ये वही है। कैरम नासा का कुछ गुण। ये हमारा नदी है एक, बिहार और यूपी के बीच में जो बॉर्डर है ना, बिहार और यूपी के बीच में जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं करम नासा। वहां पे कर्म का, सारे कर्मों का नाश हो जाता है, और वही करम नासा हो गया। नासा के कर्म में पता नहीं क्या लिखा है, पर भाई साहब अपने पास 1.5-2 दिन होंगे, क्या मचेगी दुनिया में। अंटिलिया में अंबानी और ट्विटर के सैन फ्रांसिस्को वाले दफ्तर में बैठे हुए पराग अग्रवाल, इस स्टूडियो में बैठे हुए हम, और झुग्गी में बैठा हुआ सब ठाट धरा रह जाएगा। मजा आ जाएगा। 1.5 दिन आदमी गिनेगा कि घर जाएंगे, अभी निकले तो परिवार के साथ मरे, दोस्तों के साथ मरे। क्या बात।
बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी। दिनकर हो जाएगा मामला, छायाएं मानव जीवन की। हाँ, कि गांव में जाएंगे ऐसे जाएंगे कि गांव में जाकर मरेंगे यार। है कि शहर में अपना कौन है, लेकिन गांव में जाओगे गांव ही नहीं रहेगा भाई। तो मैं चाहता हूं कि उससे बोलते हैं कि इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ये जो छोटा वाला आ रहा है, क्या था वो कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह, हिरोशिमा की तरह आएगा। मैं सवेरे से उस खबर को अपनी चॉइस बताओ यार, वो किधर आना चाहिए? दिल्ली, मतलब दिल्ली, ये मैं बता रहा हूँ, आएगा तो जरूर। दिल्ली आना चाहिए। अगर यह निश्चित हो कि एक आने वाला है तो और बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट होगा, दिल्ली आना चाहिए। इधर गिरना चाहिए। ये इधर अभी आप कह रहे थे अपने कोविंद जी को वहां से पहले ही निकाल के राष्ट्रपति भवन पे ही उसको लैंड करा देते हैं, जितने भी ये कॉलोनियल वाला वो है। कोई बचेगा नहीं ना यार मथुरा तक। राष्ट्रपति भवन इतना नैरो पार्टिकल थोड़ी है। दिल्ली में गिराओगे तो मथुरा तक नहीं बचेगा, बहुत आबादी है यहाँ की। दिल्ली में करना चाहिए। सेलेक्टिव नहीं होता बॉस, इंसान की तरह ध्यान नहीं देता इसको करना है उसको, वो सब ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाए। बताओ, चॉइस बताओ। चींटियों की बाम्बी पे पेशाब करने वाला ये थोड़ी सोचता है कि कौन सी अमुक चींटी को बचाना है, अमुक को छोड़ देना है। सब नहाती है। बताओ। बाल्टिस्तान में गिरा देते हैं। बाल्टिस्तान का है भाई, अपना एरिया है वो। इतनी गिरी हुई जगह वहां गिरा क्या करोगे? कोई ठीक ठाक जगह सोचो यार। गिलगित बाल्टिस्तान अपना है यार। तो इंडिया में तो गिराना है नहीं, अच्छा पूरी दुनिया में कहीं अरे भी तो- धरती घूमती है, कहीं भी गिर सकती है। तो फिर एक ही जगह समझ पड़ती है, घबराना नहीं है। यार क्या मतलब, पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों? उन पे उल्का पिंड गिराने की क्या जरूरत है? आज वो खुद ही अपने आप को एक दूसरे को लेकर रहे हैं, क्या बात करो। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके खिलाफ कोई प्राकृतिक घटना होने की आवश्यकता ही नहीं है, दुर्घटना। ये लोग वो मानवीय तरीके से करते, प्राकृतिक रूप से वो ऐसे करते, एक दूसरे को मार देंगे। इसको गिरना चाहिए ना तिब्बत में। जो सबसे ऊंचा दर्रा है वो सबसे गहरा सरोवर हो जाएगा। वहां गिरना चाहिए, बॉर्डर बन जाना चाहिए फिर चाइना के साथ। अभी टी है फिर टाई हो जाएगा। या गिरे तो बिल्कुल समंदर। हम लोग पहले इतने गिर चुके हैं, यहाँ पे गिर के क्या हासिल करेगा वो? एक राउंड आएगा सुनामी, फिर पानी जाएगा अंदर। अब बहुत कुछ लेके जाएगा, बहुत कुछ लेके जाएगा। सोचिए ना कि कमाल हो कि एक और बाड़मेर और बीकानेर तैयार हो जाएगा भाई साहब। जहां से भी लौटेगा पानी वो वहां फिर अगले 50,000 साल के लिए फिर वहां पे बाड़मेर और बीकानेर होगा, जैसलमेर पूरा सोनार किला बनेगा वहां पे। पृथ्वी को हमारी तरफ से शुभकामनाओं से जो भी होता हो वो शुभकामनाएं देते हुए पृथ्वी तो आलिंगन में लेगी उसे, हम लोग आगे बढ़ सकते। चिंता मनुष्य की है, पृथ्वी की कोई चिंता नहीं है। नासा की बकचोनरही से को याद है मुझे, वो बिंब याद आ गया। वो नहीं बताया था वो कोहड़े की फसल में लकड़ी से उंगली करता हुआ लड़का। वो एक बार एक लड़के ने एक लड़की को फेसबुक पे मैसेज किया, हाय। लड़की ने पूछा क्या करते हो? लड़के ने लिखा NASA, NASA। बोले ओ नासा में साइंटिस्ट हो? बोला नहीं, शराब सिगरेट चिलम वाला नासा। नासा करता हमारे है यहाँ जी। वैसे बिहार में यूपी के भी कुछ नशा हिस्से नहीं में कहते, नशा नासा ही कहते हैं कि नशे में कौन नहीं है। वैसे जो तुमने सवाल किया था बुनियादी, वो जो कहीं पे खो गया हंगामे वाला, हम और ताऊ अक्सर ये बात करते हैं और ताऊ हमको अक्सर ये समझा रहे होते। देखिए हम हैं शैव वाले, लेकिन ये जबरदस्त कंट्राडिक्शन है और ये पर्सनालिटी में है कंट्राडिक्शन कि मेरी प्रवृत्ति बहुत वैष्णव है और ताऊ की प्रवृत्ति बहुत शैव है। ये अपना जो है जब त्रिनेत्र खोलना है तभी खोलना है, बाकी टाइम ध्यान में रहना है। और ताऊ हमसे कहते रहते हैं कि आप त्रिपुंड हटा करके सीधा टिकट कर लीजिए। वैष्णवों की ये प्रवृत्ति होती है, हमसे कहते रहते हैं कि आप सीधा वाला टिकट लगाइए, लंबा टिकट है ना तिलक, ये जो आपका त्रिपुंड खत्म कीजिए, जबकि त्रिपुंड खुद लगाए घूम रहे हैं। और हमारी प्रवृत्ति जो है वो ऐसी वैष्णव है। वैष्णवों का एक संकट है, वो दर्शक दीर्घा में बैठे नहीं सकते हैं भाई साहब, मंच किसी का हो चढ़ जाएंगे। वैष्णव जन पीड़ पराई जाने दे, उनको दूसरे की पीड़ जाननी है बस। क्या हुआ भाई, कब से बुखार है तुमको? यार जो बहुत बुरा है यार। हाँ, काफी गॉसिप करते नहीं, और उनको पता चल जाए कि उसको बुखार है तो भले ही बुखार वाले को नहीं पता हो कि इनको पता है कि उसे बुखार है, लेकिन ये उसके बिहाफ पे पूरी लड़ाई करेंगे। बुखार कैसे हो सकता है? डेंगू कैसे आ सकता है? डाउन विद डेंगू। मच्छर के लिए आपने क्या किया है? डाउन डेंगू, डाउन डाउन। योगेंद्र यादव भी इसी में होंगे? नहीं, योगेंद्र यादव इनमें नहीं है। योगेंद्र यादव दिल्ली के एनसीआर पे बैठी हुई एक ऐसी मक्खी, टॉपिक छोड़ दिया। एक ऐसी मक्खी है जो आंदोलन की किसी भी जीप पे चढ़ जाती है जब वो दिल्ली में घुसती है। आप नासिक से चलिए, आप उज्जैन से चलिए, आप दंतेवाड़ा से चलिए, आप सरगुजा से चलिए, आप जलंधर लुधियाने से, होशियारपुर से चलिए, आप मुंबई से चलिए, आप आंदोलन की मशाल लेके कहीं से भी जीप लेके दिल्ली आने की कोशिश करें, आपको आउटर पे एक मक्खी मिलेगी जो आपकी बस पे बैठ जाएगी, जीप पे बैठ जाएगी।
उस मक्षिका स्थाने मक्षिका का नाम है असमिया गमछे वाले वाई वाई। मुझे बहुत पसंद है वो आदमी भी बहुत मेरे जैसा है। किशन पटनायक अगर जिंदा हो सकते तो अरे भाई बहुत आनंद लेता है। आपको क्या लगता है वो वहां पर क्यों होते हैं? मेरे पास वक्त नहीं था। किसान आंदोलन एक ऐसी जगह थी जहां मैं बहुत एंजॉय करता। तरह तरह के लोग देश भर से आए हुए है ना, अपनी अपनी कहानियां सुना रहे हैं, किस्से सुना रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। योगेंद्र यादव का स्टेक पे कुछ नहीं है। आदमी का जब स्किन इन द गेम होता है ना तब पता चलता है। वो कहते हैं कि वो किसान है इसलिए उन पे भी प्रभाव पड़ता है, पर नुकसान अगर होगा तो सबका होगा। उनका फायदा भी इसमें नहीं है। कभी देखा जबरदस्त फायदा है आपको उनके फायदे का टीवी पे अंदाजा आते नहीं हैं है। वो, मतलब नहीं, वही टीवी पे फायदा नहीं है। आते हैं। उनके बहुत सारे फेलोशिप कार्य उनके चल रहे हैं दुनिया भर से। किशन निस्वार्थ मुझे लगता है पटनायक वो- अगर जिंदा होकर वापस आ जाएं तो योगेंद्र यादव समाजवादी रह नहीं जाएंगे एक दिन के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि किशन पटनायक मर गए, और ये सबसे गलत बात है कि किशन पटनायक मरने से पहले सामयिक वार्ता जैसी अपनी पत्रिका योगेंद्र यादव को सौंप गए। योगेंद्र यादव ने उस पत्रिका की हत्या कर दी और आंदोलनों की मक्खी बन गए। समाचार समाप्त। वैष्णव और क्लीन शेव। तो सिर्फ इतने जुर्म पर हंगामा होता जाए है, तेरा दीवाना तेरी गलियों में देखा जाए है। अब वक्त है चिट्ठियों का। आज बहुत सारी बातें रह गई, बहुत सारे एक विषय जो लाइन आज के और सोचे हुए थे। जो इसके बिना हंगामे पे चर्चा करना दुष्यंत। मुझे लगता है कि बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं, दुष्यंत को तो आप ले आए थे शुरुआत में, लेकिन गुलाम अली कालजयी गुलाम अली है ना, हीर और हंगामा, उनका आवारगी 2 कैसेट हुआ करता था, आवारगी 1, आवारगी 2। उसमें पहले वाले में साइड बी में पहला गाना था हीर और दूसरा था हंगामा। सभी उसके शेर सभी जबर हैं, लेकिन मुझे तो मुखड़ा ही समझ में नहीं आया आज तक। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी लाल भी होती तो भी हंगामा होना था। थोड़ी सी भगवा क्या हो गई है, हंगामा कर दिया हंगामा इधर। मचा हुआ है। हाँ, तो ये उसको उसी में है दस्ते कि तन्हाई के बाद वाला है ये। इसी में है कि हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से, और हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। ये एक जबरैल चीज है। डुबोया मुझको होने ने ना होता मैं तो क्या होता। तो अगर बहरे बहानी से न ये कतरा जुदा होता, न ये दुनिया बनी होती, न ये आलम बना होता, वो बंदा किसको कहता और वो किसका खुदा होता। क्या बात है। ठीक है, तो आपकी चिट्ठियाँ इस बार की और रिएक्शंस। ताऊ के जन्मदिन पर कुछ रिएक्शंस आए हैं 25 नवंबर को जो था, तो उसी दिन जो हमारा 3 तालियों का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर सतविंदर सिंह ने लिखा है, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं ताऊ, मन करता है कि बचपन की तरह बाहें फैला के आपको गले लगा लूं। 3 ताल के माध्यम से अपना बनाने के लिए धन्यवाद। भाई साहब शुक्रिया। नवंबर को नया आकाश कहते हैं और दिसंबर को ये आकाश कहते हैं। नवंबर में मेरे बर्थडे का एक राज है 25 तारीख होने का, कि ट्विटर पे बैलून उगने लगे। ये मैं पहली बार देखा। अगर आप किसी के ट्विटर हैंडल पे जाएं, जिस दिन उनका बर्थडे हो वहां पे नीचे से बैलून आ रहे होते हैं। मैं बार बार उस दिन अपने हैंडल पे जा रहा था सिर्फ वो बैलून देखने के लिए। मेरे अंदर का बालपन उस बैलून में जो है इतना खुश हो रहा था। तो आपके जो ये 4 शब्द हैं उससे मुझे दिसंबर में भी खुशी आ रही है। दिसंबर। वैभव पांडे ने लिखा है कि ताऊ अगर क्लीन शेव हों, शेव नहीं शेव तो नितिन गडकरी जैसे लगेंगे। क्या ऐसा मुझे ही लग रहा है कि किसी और को भी लग रहा है? अरे भाई साहब, मेरी एक दाढ़ी वाली फोटो थी, मैं लोगों ने कहा कि आप अमित शाह की तरह लग रहे हैं। अरे बाप रे। तो अपन ने दाढ़ी थोड़ी छोटी कर ली। अब आप और छोटी कर लेंगे, गडकरी हो जाएंगे। हे भगवान। तो मतलब ये जो अभी है वो ठीक है। लेकिन मैं गडकरी होना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरा जो उदर है वो उनकी तरह लंबोदर है और वो बहुत अच्छे से कैरी कर लेते हैं। जब से मैंने उनको देखा है तब से वो उसको बहुत अच्छे से कैरी करते हैं। एक हाफ जैकेट पहन के, वो जो है ना, वो क्या बोलते हैं सर उसको, जो सिलवाते हैं, वो हाफ पहनते हैं। कार्डिगन, जेंट्स कार्डिगन। हाँ, ऐसा कुछ पहनते हैं। बहुत खूबसूरत है। वाह। और करीब में तो वैसे भी ताऊ का बहुत इंटरेस्ट है। मिकी चौधरी, संजय शुक्ला, अजीत जी और दिलीप ठाकुर ने भी ताऊ को हैप्पी बर्थडे कहा है। डिजिटल लौंडा
ने कहा, इनका नाम नहीं मालूम मुझे, डिजिटल लौंडा ने कहा है कि ताऊ का बर्थडे मतलब सबका बर्थडे, ऐसे ही लिख के भेजा है उन्होंने। एक चिट्ठी और आई है, हैप्पी बर्थडे ताऊ, आज पहली बार इस ग्रुप में मैसेज कर रही हूँ, लेकिन हमेशा सभी सुधी जनों को फॉलो करती रही हूँ। पाणिनि बाबा को भी सादर नमन। शायद कुलदीप सरदार भी इस तस्वीर में दिख रहे हैं, ऐसा समझ आ रहा है, वो जो फोटो थी। अच्छा। चंबा हिमाचल से मैं रिमझिम सोनी, पहली बार इन्होंने चिट्ठी। थैंक यू वेरी मच रिमझिम। चंबा बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ, जाने में बड़ी तकलीफ है पर है बहुत खूबसूरत। चंबा कितनी दूर, शिमले नहीं हाँ। शिमले नहीं बसिया, क्या कसौली नहीं बसना। हीरेन भोजानी ने लिखा है, पिछले 3 ताल से जो उनका हासिले महफिल डायलॉग था कि दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक जिनको बवासीर हुआ होता है और एक जिनको होने वाला होता है। ताऊ की ये बात उन्हें याद रह गई तो उन्होंने लिखा है कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये एक फिल्म है, द लेडी किलर्स। अच्छा, जरूर देखें, कोएन ब्रदर्स की बनाई फिल्म है, टॉम हैंक्स हैं। पहले भी एक लेडी किलर्स बनी थी, ये दूसरी कोएन वाली ब्रदर्स थी। का कुछ भी बनाया हुआ आप लोग देख लें, क्योंकि ताऊ बार बार कहते ही रहेंगे। उसमें एक महिला है जो ये बोलती है अपने पति को दिखाते हुए, वो उनके पति की तस्वीर लगी हुई है दीवार पे। लोग पूछते हैं कि क्या ये नहीं रहे, तो उन्होंने कहा नहीं रहे, इनको बवासीर था। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिनको बवासीर हो चुका होता है, एक वो जिनको होने वाला होता है। हाँ, तो हीरेन भोजानी ने लिखा है, ताऊ बाजा फाड़ दिए, वैसे अपन निपटा चुके हैं, भोग चुके हैं सब दुख, शस्त्र क्रिया करवा के। ये शल्य क्रिया लिखना चाह रहे होंगे। हाँ। आनंद तिवारी ने इस पे लिखा है, हमारा भी अभी नया नया हुआ है। कितने खुल गए हैं लोग, 3 तालिए। हीरेन जी ने एक कोट लिखा है विंस्टन चर्चिल का कि नेवर नेवर एंड नेवर गिव अप, ऑल बवासीरियंस ऑल्सो टेल दिस टू देमसेल्व्स व्हेन दे गो टू टॉयलेट। हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, कभी न कभी सबको बवासीर हुए। इन्होंने ये भी लिखा है कि किसी चुटकुले को समझने में दिमाग के 5 डिफरेंट पार्ट्स लगते हैं, ऐसा उन्होंने सुना था। और इस हिसाब से 3 ताल में पूरा जो समय है 2 घंटे का, उसमें बहुत बढ़िया दिमागी कसरत हो जाती है। और मिकी चौधरी ने ताऊ का एक पुराना आर्टिकल शेयर किया है, और ये उस ज़माने में लिखा गया है जब हम ताज़ा 10वीं कक्षा में थे, ऐसा मिकी लिख रहे हैं। और तेवर तब भी तेज़ थे ताऊ के। 2013 का ये आर्टिकल है, मुझे याद है, ये खाना ख़राब नाम से आप जो कॉलम लिखते थे आजतक.in पे, मैंने उसकी प्रूफ रीडिंग की है कई बार और उसको फाइल किया है, तो उसका एक लिंक उन्होंने पुराना भेजा है। अनीश तिवारी की दूसरी बार एक और चिट्ठी आई है डबलिन आयरलैंड से। तो इनकी चिट्ठी ये कहती है, बाबा कुलदीप और ताऊ को जय हो, लगभग 50% एपिसोड सुन लिए गए, अरे बाप रे, 59 में से 29, तो सोचा कि लिखा जाए। मेरी सीमित समझ ब्रैकेट में अनसॉलिसिटेड ओपिनियन में 36वें एपिसोड को पद्म विभूषण दे देना चाहिए। कौओं के संदर्भ में कही गई सभी बातें 100% सही हैं। कबूतर को अननेसेसरीली दिल्ली वालों ने कपार पर चढ़ा रखा है। खैर, छोले भटूरों की कस्में खाने वाली आबादी से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। हाय 3 ताल में हम लोग चूंकि घूम घूम करके वहीं आते हैं, मैं बोलना भूल गया, कौओं की बात आई। कौओं के ग्रुप को जैसे एक पैक ऑफ वुल्व्स बोलते हैं, कौओं का जो ग्रुप होता है, सामूहिक वचन जो है उसका, वो है मर्डर। अच्छा, अ मर्डर ऑफ क्रोज, मतलब बहुत सारे क्रोज। जानते हैं पार्लियामेंट किसका होता है? अ ग्रुप ऑफ आउल्स इज कॉल्ड अ पार्लियामेंट। अच्छा। सो व्हेन यू सी अ ग्रुप ऑफ उल्लूज, आप उसके पार्लियामेंट कहते हैं। अंग्रेजी के ये मुहावरे हैं। और मर्डर मुहावरे क्यों नहीं कहते है, हैं? ये शब्द है उनके लिए। और मर्डर क्यों कहते हैं कौओं के ग्रुप को, इसको समझना है अगर, तो हिचकॉक की फिल्म क्रो देख। सही है। फिर इन्होंने लिखा है कि अनीश ने कि बिंब जो शब्द है वो मैंने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है। बिंब हम लोग कई बार इस्तेमाल करते हैं। बाबा ने ही शुरू किया हुआ और हम लोग सब धीरे धीरे आदत तक हुई हमको। एक बिंब का सबमिशन मेरी तरफ से भी। हर बार ताऊ को सुनकर कॉन्टेम्परेरी भारत के महाकाव्य गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 का वो डायलॉग याद आता है जिसमें श्री सरदार खान के बड़े पुत्र श्री दानिश जेल के गार्ड टाइप कैरेक्टर से कहते हैं, एंड आई कोट, उंगली डाल के छौंका लगाइए का। मेरी समझ में ताऊ का जॉब डिस्क्रिप्शन 3 ताल में छौंका लगाने का ही है, बाबा का बनाने का है और कुलदीप का परोसने का है। खैर, मैं बाबा की लिखी कहानियों को पढ़ने का इरादा रखता हूँ। बने तो जुगाड़ करवाइए देख के। उनकी भाषा का खेला ऐसा है, मतलब आप समझिए, अगर कभी हाइपोथेटिकली वो भड़काऊ भाषण देने चले गए तो जनता दंगा करने के बजाय बोलेगा, छोड़िए हटाइए मारपीट, आदमी को हम लोग क्या ही पीटेंगे। ऐसा करते हैं, कहीं से चूना जुगाड़ते हैं और 5 लोगों के लिए खैनी पीटते हैं।
बहुत सही, बहुत सही। बाकी कुलदीप का हाल एकदम मोदी युग के राजनाथ सिंह जैसा है। मतलब हम टॉप 3 में हैं, लेकिन हमसे जान के क्या ही करिएगा, बाकी दोनों से ही सुनिए। भैया अनीस लूट लिया यार आप आज। अनीश तुम्हारी तरफ कट्टा करके निशाना दरअसल हम दोनों की तरफ लगा रहे हैं। कैसे बैठे बैठे अचानक से मोदी और अमित शाह बना दिया गया। लूट लिए हैं, लूट। बीच बीच में बस अपना कड़ी निंदा टाइप एक आध शायरी हल्का पढ़ देना है, ताकि मौजूदगी और माहौल दोनों बना रहे। लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कुलदीप का होना नेसेसरी है। मैंने ध्यान में 2 एपिसोड में किसी और की आवाज सुनी और प्ले नेक्स्ट कर दिया। मैं वो एपिसोड सुनने का इरादा भी नहीं रखता, अब जो है सो है। बाबा का गांव की चुगली करने वाली चाची का कैरेक्टर, ताऊ के टीचर का बस पकड़कर थोपियाने के लिए चला आना, बारात और तौलिया वाला प्रकरण जहर था। झूठी कसम वाले डिस्कशन में सनम बेवफा के चुनरी लांग कर जाने वाले एग्जाम्पल के बाद बाबा ने हंस करके जो कैसे कैसे कहा था, वो मेरे पोस्ट कोविड वर्ल्ड में हैप्पीनेस का हाई पॉइंट था। ठीक वैसा ही जैसा मसान के पिताजी अकेले रहते हैं के बात का था। बाकी मजा आ रहा है और मजा आने दीजिए। फिल्म सीरीज का समीक्षा करते रहिए, शॉर्ट में ही सही। अब सब एपिसोड सुन लेने पे लिखा जाएगा। चलिए, ख्याल रखिए, ढेर सारा प्यार। जय हो। अनीश, डबलिन, आयरलैंड। गजब का लिखे हैं भैया अनीश। बहुत अनीश। मजा आया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपके लिखने का जो स्टाइल है बहुत अनूठा है, अद्भुत है। बिल्कुल 3 तालियां वाला है। कहाँ हाँ, मतलब आप 3 तालियां ही होने के लिए बने थे। आप और कहाँ ऐसा थे? लगा नहीं कि किसी ने लिखा है, ऐसा लगा है कि अनीश बात कर हाँ, रहे बात कर रहे हैं। हैं, मूड में आके बात कर रहे हैं। हाँ, अनीश का एक पत्र मुझे, मतलब पत्र क्या, एक वीडियो मुझे मिला 27 नवंबर को। और मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के मैसेंजर इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन वो बार बार अलर्ट आया कि वो कोई एक मैसेज भेजना चाहते हैं और क्या आप उसे स्वीकार करेंगे, ऐसा करके। तो हमने कहा भाई काहे नहीं करेंगे। तो मैसेज स्वीकार किया तो देखा तो उसमें अनीश बाबू जो है अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। 2 लोग हैं, एक कमरा है, लाइट जल रही है, एक सोफा है, उसके पीछे एक टेडी बियर है, और उस कमरे में 3 ताल गूंज रहा है। तो 3 ताल चल रहा है और लोग मंद मंद मुस्कियाते हुए काम कर रहे हैं और 3 ताल सुन रहे हैं। तो हमारे लिए इससे ज्यादा विभोर करने वाली कोई और छवि नहीं हो सकती है। और डबलिन से बाबा को चरण स्पर्श, एक दिल का निशान उन्होंने भेजा, और प्रत्युत्तर में मैं जय हो लिख पाया, उससे ज्यादा कुछ नहीं लिख पाया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु ये पत्र लिखने के लिए। और इन्होंने वो भी, ये भी उनमें से एक हैं सुनने वालों में से, जिन्होंने स्पॉटिफाई रैप्ड का ट्वीट किया है, और इनका भी टॉप पॉडकास्ट जो है वो 3 ताली है। अगली चिट्ठी है अर्पणा चंदेल की जम्मू से। उन्होंने लिखा है कि ताऊ, बाबा, सरदार और आपकी पूरी टीम को नमस्कार। बीते हफ्ते के 3 ताल में आपने जब शादी में लाइट उठाने वाली महिलाओं का जिक्र किया तो गाजियाबाद में कुछ बच्चों के साथ हुआ संवाद याद आ गया। 12-13 साल के उन बच्चों पर परिवार की ओर से पैसे कमाने का दबाव था। उन्होंने एक बार एक टॉयलेट में सफाई का काम शुरू किया और शादियों में लाइट उठाने का काम भी करने लगे। इस काम के उन्हें 200 रुपए तक मिल जाते थे। बारात में उड़ाए जाने वाले नोटों तक उनके हाथ पहुंच जाएं तो थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई भी हो जाती थी। बार के टॉयलेट में सफाई करते हुए उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें भी ली थी जो मुझे दिखाई भी। उनके पास कैमरे वाला फोन था जो चोरी का और बहुत ही सस्ते में खरीदा गया था। बच्चों का काम करना अपराध या चोरी करना पाप जैसी कोई भी नैतिक कानूनी टाइप बात मैं उनके साथ नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी सच्चाई के सामने नैतिकता का कोई भी ढकोसला बेहद झूठा और नकली लगा। साथ में याद आ गई 9 साल की एक बेहद प्यारी बच्ची, अपने परिवार से बिछड़ी बच्ची, रेलवे स्टेशन पर कूड़ा बीनती थी। एक बार डब्बे में से भात खाते हुए उसने अपनी कहानी सुनाई। कोलकाता फूल मंडी से होते हुए वो हुगली पार करके रोज स्टेशन जाती थी और बड़ी मासूमियत से वो मुझसे बोली कि मैं वहाँ पेड़ के नीचे मांगती खाती थी। भीख मांगने के अपने अनुभव उसने इस तरह सुनाए जैसे कोई सामान्य सी बात हो। इन बच्चों की एक एक बात मेरे जैसे व्यक्ति की सोच को बदल कर रख देने वाली थी। जो हमें दिखता है उसके पीछे की दुनिया कुछ और ही होती है। इन बच्चों ने जब अपनी हकीकत सामने रखी तो एहसास हुआ कि बतौर मनुष्य ये तो मेरे जैसे हैं। सादर, अर्पणा। तो ये पिछले एपिसोड से अर्पणा को जो याद आया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिख के भेजा है। एक चिट्ठी और आई है कुशाग्र शुक्ला की। बाबा, ताऊ और सरदार को जय हो। -3 -3 बार जय हो।
पहले कई बार सोचा कि कुछ लिख दूं, पर आज थोड़ा टाइम और साहस जुटा पाया हूं, क्योंकि सब ताऊ और बाबा पर ही फोकस करते हैं। मुझे लगा कि सरदार की नवैयत, ये शब्द मैंने बाबा से ही सीखा है, पर भी थोड़ा प्रकाश डाला जाना चाहिए। सरदार का बढ़ा हुआ पार्टिसिपेशन बहुत ही सुखद अनुभव रहा है। मैं जोड़ना चाहूँगा कि सरदार की आवाज़ में मुझे मुस्कान सुनाई देती है उनकी, और वो बाबा रहती भी है। हाँ, और इस पत्र से आप सरदार प्रकाश सिंह बादल हो गए। और बाबा और ताऊ जैसे धुरंधरों के बीच सरदार अभिमन्यु से कम नहीं माने जाने चाहिए, पर बेचारे सस्ते शायरों के चक्रव्यूह में फंस ही जाते हैं। देखिए बाबा ने शायरों को सस्ता घोषित कर बहुत हाँ, देखिए ऐसा है कि अमरीश पुरी और प्रेम चोपड़ा और ओम प्रकाश, इस तरह के कितने भी बुढ़े आप सिनेमा में बैठा लीजिए, हीरो तो अमिताभ बच्चन ही होता है। सरदार हमारे अमिताभ बच्चन हैं। ताऊ का पंस को लेकर जो प्यार है वो हर 15 मिनट में छलक ही जाता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि आप अमेरिकन स्टैंड अप कॉमेडी या सिटकॉम फॉलो करते रहे हैं काफी टाइम से। ताऊ की उर्दू की बात कम ताऊ के पन के लिए एक शब्द याद आया मुझे, इसे हम लोग तपन कह सकते हैं। ताऊ की उर्दू की बात कम होती है, पर मुझे तो काफी पारंगत मालूम होते हैं। खासे बहुत कम लोग जानते हैं कि ताऊ उर्दू पढ़ना भी जानते हैं। नहीं, पर्शियन, उर्दू और हाथ इन्होंने अरबी में भी आजमाया है। हाँ, अरबी भी हम थोड़ा थोड़ा, और कन्नड़ वन्नड़ भी पीट लेते हैं आराम से बहुत। नहीं साउथ इंडियन भाषा हो नहीं पाई, मतलब गालियां सीख ली। नहीं देखा, एक बार तो आप और- पढ़ते देखे गए हैं। हाँ, और गिनती सीख ली, जो आपको ऑटो में काम पड़ता है वो सीखना पड़ता है। मतलब बैंगलोर की वजह से और बोलियां कौन कौन सी ताऊ? मैं गुजराती सभी सुरीली बोल लेता हूँ। गुजराती पढ़ सब लेते हैं जो देवनागरी जानते हैं। मराठी में सभी पढ़ सकते हैं। मैं बांग्ला हल्का हल्का बोल लेता हूँ, पर पढ़ और लिख सकता हूँ। गुजराती में पढ़ और लिख सकता हूँ। बोलने में उतनी Spaces में बोल रफ्तार लेते नहीं है। रफ्तार नहीं है क्योंकि वो आदत नहीं है। उर्दू हिंदी को मैं अलग मानता नहीं। और जैसे ये पॉडकास्ट है, इसकी जो भाषा है वो स्टैंडर्ड हिंदुस्तानी भाषा है। उसमें जो भी शब्द आते हैं, बाबा भी कभी कभी उर्दू में शिफ्ट हो जाते हैं, कभी कभी हो सकता है एक दो शब्द मैंने भी बोले हों, पर हम उसको माइंड नहीं करते। मैं पर्शियन चूंकि पढ़ाई की है मैंने, तो मैं लिख पढ़ सकता हूँ। अरबी मैं पढ़ सकता हूँ, चूंकि पढ़ा जा सकता है। सब कुछ नहीं समझता, पर मैं सारे साइन बोर्ड समझ लेता हूँ। अगर कभी यूएई गए या कहीं गए तो मैं सारे साइन बोर्ड समझ लेता हूँ। लोग अगर कुछ बोल रहे हैं तो उससे कुछ पिकअप भी कर लेता हूँ। पंजाबी? पर बोल नहीं सकता। पंजाबी में बिल्कुल 100% समझता हूँ, बोल नहीं सकता। पढ़ लेता हूँ गुरुमुखी में लिखा हुआ कुछ भी, एक क्योंकि वो पंजाब में रहने से हुआ। हाँ, चंडीगढ़ के दिनों में ना वहाँ पे एक हम लोग के साथ ही काम करते थे भाटिया जी, सरदार थे वो, और वो कानपुर के रहने भाटिया वाले जी थे। थे। तो वो जब जाते थे ऐसे प्रेस इवेंट्स में, तो उनको प्रेस रिलीज गुरमुखी 3 तरह वाली। की प्रेस रिलीज होती थी, अंग्रेजी, हिंदी और गुरमुखी। गुरमुखी। तो चूंकि वो सरदार थे तो उनको गुरमुखी की पकड़ा जाता था कोई, तो कहते अबे जे क्या दे दियो यार, हिंदी वाली दो। तो देने वाला भी एकदम हतप्रभ रह जाता था। तो इनकी चिट्ठी अभी पूरी नहीं हुई। इन्होंने लिखा है कि कुशाग्र ने कि मैं आपसे रिकमेंडेशन ज़रूर चाहूँगा कि कैसे शुरुआत की जाए उर्दू सीखने की। पूरी बात कर लेता हूँ, फिर रिकमेंडेशन भी, पहले चिट्ठी ले लेता हूँ पूरी। बाबा को तो मैं बातों का जादूगर मानता हूँ। उनकी बाज़ किस्म की देशज भाषाओं पर जो पकड़ है ना, उसका क्या ही कहना। बाबा का बोलना मुझे बचपन की नानी और दादी के घर वाली यादें ताज़ा करा देता है। वो गर्मी की छुट्टियां जिसमें कुछ दिन के लिए देहाती बन जाना बड़ा कूल लगता था। जहाँ तक बाज उन्होंने यूज किया, जो बाबा बहुत यूज करते हैं। बाज मैं एक ही बार उसको एक ही जोड़े में यूज करता हूँ हमेशा। एक ही, मैं जैसे बाबा बाज किस्म बोलते हैं, मैं कभी उस फ्रेज को यूज नहीं किया। मैं बाज औकात बोलता हूँ एक ही बार। वो औकात जो है, जिसका मीनिंग आजकल हो गया हैसियत, वो एक्चुअली वक्त का प्लूरल है। तो जब आप डिफरेंट वक्त बताना चाहते हैं तो आप उसको, अभी लोग बोलते हैं ऐसे वक्तों में, ऐसा नहीं होता है, ऐसे औकात में। तो वो एक ही जगह पे बाज मैं यूज करता था, बाज औकात। अब बाबा ने जो है बाज को अब अरबाज कर दिया है, अरबाज हो गया। तो इन्होंने आगे लिखा है, जहाँ तक मुझे याद आता है मैंने 3 ताल 12वें एपिसोड से सुनना शुरू किया था, और मैं कह सकता हूँ कि मैंने सभी एपिसोड सुने और एंजॉय किए हैं। 3 ताल मेरे लिए एक संडे ब्रंच है।
वाह वाह, क्या तो, बात। हाँ, तो उसके स्वाद है देखिए, हाँ, 3 ताल बात में है ना। इस सीमेंट में जान है। तो मैं तो चाहूंगा इसके सास भी कभी बहू से भी ज्यादा एपिसोड्स बने। अरे बाप रे, ऐसी दुआ आपने मेरी स्मृति को ईरानी कर दिया। कहानी का आपके आकार आपके मुंह में घी शक्कर, आपके संडे ब्रंच में 2 चम्मच घी हमारी तरफ से। मतलब आप एकदम ये देसी। सोचिए कि इसको ताऊ तो दुआ कह रहे हैं, लेकिन मुझे कितने साल इस संस्थान में नौकरी करना पड़ेगा बताइए। ला हौल वला कुव्वत। अरे 3 ताल नौकरी से इतर है, उससे ऊपर है। लेकिन क्योंकि सास भी अरे कभी बहू नौकरी थी, जब भी अर्क मैं है। सुनता हूँ ना, तो मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर का शुरुआत हाँ, याद आता जो वो है, क्योंकि TV मैंने वाला। सीरियल कभी नहीं देखा। हाँ, उसमें वो तो इशारा करती हुई। ऑमिनस हो जाता है वो। हाँ, इन्होंने ये भी पूछा है उर्दू की शुरुआत कैसे करें सीख। देखिए, रेख्ता जो है एक प्रोग्राम चलाता है, एक कोर्स चलाता है, आप इंटरनेट पे वहां से सीख सकते हैं। उर्दू पे यूट्यूब में बहुत सारे लोग बहुत अद्भुत प्रयोग कर रहे हैं। जैसे जो अल्फाबेट हमें सिखाया जाता है अलिफ बे पे, इस तरह से, उससे इतर उन्होंने आसान तरीके ढूंढ लिए हैं उर्दू सिखाने के, कि वहां से शुरू करने पे आदमी उलझ जाता है थोड़ा। तो उन्होंने आसान तरीके बना दिए हैं। वीडियोस बहुत सारे उपलब्ध हैं आजकल। हमारे ज़माने की तरह नहीं कि किताबें नहीं मिलती थी उर्दू की पढ़ने के लिए। बहुत मुश्किल से जो किताबें टेक्स्ट बुक की थी वही थी, क्योंकि बुक स्टोर में किताबें नहीं होती थी उर्दू की। होता है ना, हिंदी में आप सुरेंद्र मोहन पाठक की भी किताब लेके पढ़ सकते हो, लेकिन उर्दू में वह सब संभव नहीं था। आज तो यूट्यूब के चलते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अद्भुत नए तरीकों से, आसान तरीके से आपको उर्दू सिखा सकते हैं। मैं सीख रहा था तो मैं बाय द वे, बोलना सबको आता है। मैं जेर जबर पेश पे फंस गया था। अगली चिट्ठी है भूपेंद्र शर्मा की, नोएडा से। इन्होंने लिखा है कि मैंने अभी आपका पॉडकास्ट 3 ताल सुनना शुरू किया है। शुरू के 10 कथांश सुन चुका हूँ। ये कथांश सुनकर आकाशवाणी के प्रसारण आज सुबह की याद आ गई। उस समय सवाल जवाब करने का समय नहीं मिलता था, सामाजिक और व्यावसायिक बाध्यताओं के चलते। मेरा अपना विचार ये है कि इंदिरा जी के प्रीवीपर्स बंद करने के बाद भी कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है। जो सुविधाएं तब राजा महाराजाओं को मिलती थी वो इन मंत्रियों और सांसदों को मिल रही हैं। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि अगर एक सांसद 5 बार संसद सदस्य बनता है तो उसे कितनी बार पेंशन मिलेगी? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है, निवासी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, नोएडा में रहते हैं। ये कोई गलती रह गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, ये भी लिखा है। खैर, लेकिन अगर कोई 5 बार संसद सदस्य बन जाए तो कितनी बार उसको पेंशन तो वही है, 1 बने 5 बने, पेंशन 5 बिना थोड़ी होगी। पेंशन मल्टीप्लाई नहीं होनी। पेंशन 1 बार बने। दूसरा भैया ये पीला समझो आप, देखो एक आदमी सांसद बन गया, अब सांसद के पास साल में कम से कम 2500 शादी के न्योते आते हैं, 513 में उसको जाना होता है ना। कम से कम 1000 उद्घाटन और अन्य तरह के समारोह या पार्टी की गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रम और पार्लियामेंट्री कार्यक्रम, उनमें आना जाना होता है। कम से कम 100 से 150 लोग उसको रोज मिलने आते हैं, जिसमें से 50 लोगों को खाना और बाकी के 100 लोगों को चाय नाश्ता कराना उसका दायित्व है। ये सब खर्चा कहाँ से निकलेगा भाई साहब? आप मतलब व्यक्ति को देख रहे हैं, आप उसका त्याग देखिए। जो पैसा वो पा रहा है मंत्री होके, सांसद होके, अच्छा मंत्रियों को कुछ नहीं मिलता है अलग से, सिवाय नाम के कि आप मंत्री हैं, कुछ मिलता नहीं है। हमारे अवध में कहते हैं जो मिलता है उसको हम नहीं मान रहे, क्योंकि वो सुविधाएं मिलती हैं। अरे सुविधाएं मिलती हैं तो सुविधाएं कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? हाँ, उससे मुझे भी आप कोई ऐसी सुविधा बताइए जिसको नेता इस्तेमाल करता है। मुझे भी आपत्ति नहीं है। आदमी 13 सवाल का जवाब देके 7 करोड़ कमा लेता है अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर। हाँ, इतने सवालों का जवाब कोई मंत्री आप हमको ऐसा बताइए जो 5 सीट पर बैठ के संसद भवन गया। एक ही सीट पे बैठता है ना, फॉर्च्यूनर की हो या पोलो की हो, बैठेगा तो एक ही सीट पे। तो बेचारा एक सीट पे बैठता है। एसी जो उसके लिए चल रहा होता है वो ड्राइवर के लिए भी चल रहा होता है, बाकी लोगों के लिए, अंगरक्षकों के लिए भी चल रहा होता है। पहनना उसको बेचारे को खादी ही है, एक पैंट एक शर्ट, जूता चप्पल कोई बढ़िया खरीद लिया तो बढ़िया खरीद लिया। ये आप देखिए कि कितना व्यय उसे करना है। तो सांसद क्योंकि अपव्ययी है, मितव्ययी नहीं है, इसलिए उसे थोड़ा तो अतिरिक्त देना पड़ेगा। बाकी रही बात इसकी कि कोई मंत्री बनके चोर हो गया, उसने करोड़ों अरबों रुपए कमा लिया, तो भाई साहब तो जूनियर इंजीनियर बिजली विभाग के, है ना, सिंचाई विभाग के लोग और गन्ना संस्थान वाले को नहीं कमा रहा, तो इनमें केवल ऐसा थोड़ा है कि नेता चोरी हैं, सब चोरी हैं। माखन चोर से शुरू हो तो चोर चोर, चित चोर, ए चोर ओ चोर, अंगुली माल चोर, चुरा लिया है। तो आज इतनी ही चिट्ठियाँ, और अजहर इनायती से शुरू किया था, उन्हीं पे खत्म, या आपके पास कोई? नहीं,
आप इनायत करें। आप भी इनायत करें, ये इनायत आप बख्शें। हम लोग तो बात चीजें सुना चुके हैं आज। उनकी ये गज़ल है और मैंने बहुत पहले ये सुनी थी, हाल फिलहाल में दोबारा सुनी तो याद आई और मुझे लगा कि इसको 3 ताल में पढ़ेंगे। और वो ये है कि घर तो हमारा शोलों के नरगे में आ गया, लेकिन तमाम शहर उजाले में आ गया। और वो इसको तरन्नुम में गाते हुए पढ़ते हैं तो वो और भी अच्छा लगता है। ये भी रहा है कूच आए जाना में अपना रंग, आहट हुई तो चांद दरीचे में आ गया, और होठों पे गीबतों की खराशें लिए हुए। खांसी होती है तो गले में खराश होती है। होठों पे गीबतों की खराशें लिए हुए, ये कौन आईनों के कबीले में आ गया, और आंधी भी बचपने की हदों से गुजर गई, मुझको भी लुत्फ शम्मा जलाने में आ गया। और कुछ देर, और ये शेर जिसकी वजह से मैं ये पूरी गज़ल पढ़ रहा था और वो 3 तालियों के लिए है कि कुछ देर तक तो उससे मेरी गुफ्तगू रही, कुछ देर तक तो उससे मेरी गुफ्तगू रही, फिर ये हुआ कि वो मेरे लहजे में आ गया। तो 3 तालियों की चिट्ठियां पढ़ करके बड़ा सुकून और संतोष होता है। जब हमने पहला 3 ताल का पहला दूसरा एपिसोड जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, हमें मालूम नहीं था कि इसको कोई सुनेगा भी, और जिस स्फेयर में, जिस लोक में, जिस धरातल पे आकर के हम लोग बात कर रहे हैं, उस धरातल पे आकर के लोग हमें सुनेंगे या नहीं। बड़ा संतोष होता है कि आप लोग हमारी मौज लेते हो, क्योंकि और आप लोग हर बार हमें सीरियसली नहीं लेते, जब लेना होता है तभी लेते हो। तो आप हमारे लहजे में आ गए हैं, ये सुनना आपकी चिट्ठियों को पढ़ने के बाद बहुत सुकून मिलता है। देख वाह, और इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गीता का एक श्लोक है जो ये कहता है कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्योदन्न संभवम, कि अन्न से हम सब पैदा होते हैं और वृष्टि से अन्न पैदा होता है। जितना भी प्रलाप, जितनी भी चर्चा, जितनी भी बातचीत, विचारों का विनिमयन 3 ताल या आज तक रेडियो के किसी भी पॉडकास्ट के माध्यम से हम आप सबके साथ करते हैं, जब उस पर आपकी प्रतिक्रियाएं आती हैं ना, तो वो वृष्टि की तरह है। तो वृष्टि से अन्न है और अन्न से भूत है। तो ये प्रक्रिया जो है ये गीता की तरह है, और ये प्रक्रिया जो है ये प्राकृतिक है। संचार की अवधारणाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संचार को तभी पूरा माना जाता है, संप्रेषण को, कम्युनिकेशन को तभी पूरा माना जाता है जब उस पर कोई फीडबैक हो, रिस्पांस हो। व्योम में छोड़े गए शब्द संप्रेषण नहीं है। आप तक हम बात पहुंचाते हैं, आप प्रत्युत्तर में, प्रतिक्रिया में सहमति असहमतियों के साथ अपने जवाब हमें भेजते हैं। इसी से ये 3 ताल का यज्ञ पूरा होता है। हमारे नासा का रॉकेट धरती की तरफ आने वाले मीटियर से टकराता है, ये इम्पोर्टेंट है। मीटियर किधर चिटक कर जाता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कि जब हमारा तीर निशाने पर लग जाता है, यही काफी है। नैना की मारे कटार, लागी करेजवा कटार, तो अब सांवरिया से नैना हो गए 4, लागी करेजवा कटार। इसी बिंब के साथ और अगले हफ्ते हम बिंबों के बारे में बात करेंगे, और हो सकता है कि बिंबों के बारे में भी बात कर सकते हैं। हमारे राजनीति के बहुत सारे बिंबो घूम रहे हैं, तो उनका भी बिंब हो सकता है। बिंगो एंड बिंबो। तब तक जो है आप लोग हमको चिट्ठियां लिखिए, और कुलदीप जरा नंबर बताइए व्हाट्सएप, और हैव अ हैप्पी संडे ब्रंच। और ग्रुप कैसे 3 तालिया ग्रुप आदमी कैसे ज्वाइन कर सकता है, जो नए सुनने वाले हैं उनके लिए वो भी बताइए। हाँ, और भगवान का पता तो बता ही दीजिएगा कि कहाँ मिलेंगे। तो अपना नंबर है 9953323303। ये नंबर को आप आज तक रेडियो के नाम से सेव कर लीजिए अपने फ़ोन में। इस नंबर पर आप कुछ भी भेज सकते हैं, आज तक रेडियो के किसी भी पॉडकास्ट से जुड़ा अपना फीडबैक दे सकते हैं। पर हम 3 तालियों का अपना एक क्लोज्ड ग्रुप भी है, तो आप इस नंबर पर अगर मैसेज कर देंगे मैं भी 3 तालिया, इतना लिख देंगे मैं भी 3 तालिया, तो हम आपको उस ग्रुप में जोड़ देंगे। और उस ग्रुप में सारे 3 तालिये हैं, आपस में वो लोग संवाद भी करते रहते हैं। 3 ताल के जो इंटरनल मीम्स हैं वो लोग भेजते रहते हैं। तो 9953323303 इस नंबर पे आप अपने रिएक्शंस भेज सकते हैं। पर हमारा ईमेल आईडी भी है जिस पर कि अनीश और अर्पणा हमेशा ईमेल करते हैं, तो वो ईमेल पर भी आप चिट्ठियां भेज सकते हैं radio@aajtak.com।
ये हमारा ईमेल आईडी है। बाय द वे हमारा टेलीग्राम का चैनल भी है, 3 ताल का अलग से नहीं है, बट आज तक रेडियो का टेलीग्राम का चैनल है जिसमें आज तक रेडियो जो भी करता है उसके लिंक्स आपको वहाँ मिलते हैं। पढ़ाकू नितिन का एक अलग टेलीग्राम चैनल ज़रूर है, पढ़ाकू पार्टी करके, तो आप उसको भी सर्च करेंगे तो पहुंच जाएंगे, नहीं तो उसका लिंक हम इस वाले शो के डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। तो जाहिर करें, जो लोग स्पॉटिफाई पे सुनते हैं, ट्विटर पे जाहिर करें अपने रैप्ड की डिटेल्स। अगर आपके टॉप 5 पॉडकास्ट में 3 ताल है तो ट्वीट करिए हमें टैग करके। और जो एप्पल वाले हैं और जो गूगल वाले हैं, भले ही उनको डेटा नहीं दे रहा है एप्पल और गूगल, पर अगर आपको लग रहा है कि साल ख़त्म हो रहा है और इस साल आपने सबसे ज़्यादा कोई एक पॉडकास्ट सुना है, उसमें आज तक रेडियो का कोई पॉडकास्ट है, तो आप भी हमें मेंशन करके ट्वीट कीजिए। पुण्य से वंचित न रहें। तो ताऊ बाबा और सरदार की ओर से आज इतना ही 60वें एपिसोड में। 61वें में अब अगले शनिवार को मुलाकात होगी। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।